बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तिलावत कलाम पाक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले हम वेलकम कहते हैं नईम कुरैशी साहब को, जो कि चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी सिंध बार काउंसिल हैं और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं कराची बार के बहुत दफ़ा। माशाल्लाह से किसी तारुफ के ये मोहताज नहीं है। और आपको पता है कि हम अपने लेक्चर से पहले जो है वो एक मोटिवेशनल स्पीच कराते हैं, तो उनको आज हमने मदऊ किया। ये हमारे इनविटेशन पे आए, हम इनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना टाइम निकाला। और मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने चंद ख्यालात का इज़हार करें। थैंक यू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस नोबेल प्रोफेशन में हम आप सबको खुशआमदीद कहते हैं। ये वाइट कॉलर्स बेहतरीन प्रोफेशन, इसकी डिग्निटी, इसकी इज्जत, इसका वक़ार आपसे ही होता है। CRPC पर लेक्चर तो बहुत सारे मेरे दोस्तों ने बताया, आज CRPC पर लेक्चर है। CRPC वो चीज़ है जिससे क्राइम और जराइम की बेखनी भी होती है। उसमें मावन और मददगार वकील का अहम तरीन रोल होता है। रोल तो खलीक बताएंगे। खलीक साहब ने कहा है कि मैं CRPC पर लेक्चर दूँगा। उसमें देखें, ये प्रोफेशन अगर हम नेक नियति से अंजाम दें तो इसमें बहुत वसी रिस्क अल्लाह ताला ने मैसर फरमाया। 40 साल पहले हम भी यहाँ पर आए थे, हम भी स्टूडेंट थे, हमने भी सीखा अपने उस्तादों से, उस्तादों का एहतराम, उस्तादों से तरबियत। जो माहौल जो 40 साल पहले था वो अब नहीं है। मेरा ख्याल हम जब हाई कोर्ट आए थे 40 साल पहले, तो हमें कभी भी ये जो पैंट है डिज़ाइन वाली या टाई में डिज़ाइन, हमें इजाज़त नहीं होती थी कि आप प्रॉपर ड्रेस में आए बगैर कोर्ट परमाइसेस में नहीं आ सकते थे। इतना खौफ बार का होता था। बार कौंसल के भी यही म्यार था। 2-2, 3-3 दफ़ा हम जो है वाइवा देने के लिए तैयार रहते थे और फिर बड़ी मुश्किल से पास होते थे। पास करने का उनका म्यार जो था बार कौंसल का यही था। लेकिन अब तरक्की होती गई, इंटरनेट आ गया, आपके जदीद सहूलियात मैसर आ गई, तो अब जो है हमने लॉ गेट इंट्रोड्यूस कराया। और लॉ गेट के बाद जुडिशल एकेडमी की ट्रेनिंग जो 10 दिन की होती है, उस एकेडमी के बाद एक मुकम्मल वकील बन जाते हैं। और जितनी मेहनत करेंगे, CRPC में भी और PPC में भी इतना वसी रिस्क है, इतना वसी रिस्क है। अगर आप हलाल रिस्क पे कनात करना चाहें तो मेरा ख्याल आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लोग ब्लैक शेप हम में आते हैं, जो टाउडिज़म में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो जजेस और प्रोसिक्यूटर्स के दलाल बन जाते हैं, उससे इस प्रोफेशन का नाम ख़राब होता है। काइंडली मेरी आप तमाम नए यंगस्टर से दरख्वास्त है, तालीम पे, इल्म पे, CRPC पे, PPC पे इतनी तवज्जो दें कि आप किसी के मोहताज न रहें। उस्तादों की तरबियत अपनी जगह, जुडिशल एकेडमी की तरबियत अपनी जगह। जो घर में आप CRPC पढ़ेंगे, जो PPC पढ़ेंगे, एक दफ़ा कीप इन माइंड, हमें तो आज
512 सेक्शन है, 516 सेक्शन है, हमें तो हिफ्स हो गई। अब उस पर हम कमेंट्री भी कर सकते हैं, उस पर हम लेक्चर भी 1 घंटा दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए इल्म हासिल करने के लिए जो ना आपको घर का जो माहौल होता है, आपके ऑफिस का जो माहौल होता है, वो बहुत ज़रूरी है। आप घर में स्टडी करना चाहें या आप अपनी लाइब्रेरी में स्टडी करना चाहें या अपने ऑफिस में स्टडी करना चाहें, उस पर डिपेंड ये करता है कि आप उसमें से अपडेट रहें। लॉ नए डेली सीआरपीसी पीपीसी में अमेंडमेंट आके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट आते रहते हैं। बहुत अच्छी तरह से आप सीआरपीसी समझ लेंगे। कुल 50 सेक्शन भी नहीं है जिनको आपको याद करना है। मेरे भी अब स्टूडेंट सेशन जजेस हो गए। 50 सेक्शन है टोटल क्रिमिनल प्रैक्टिस में जिनको आपको हिफ्स करना होता है। उस 50 सेक्शंस में मर्डर भी है, डकैती भी है, किडनैपिंग भी है, चोरी भी है और रेप्स भी हैं। फिर उसके अलावा और बहुत सारे छोटे मोटे सेक्शंस हैं, असले के, इसके उसके, उसकी आप कमेंट्री पढ़ लें एक दफ़ा। उसकी सज़ा कितनी है, उसका बेल आउट होने का तरीक़ाकार क्या है, उसको इक्विट कराने के प्रोसीजर्स क्या हैं, उसको एविडेंस चलाने के प्रोसीजर क्या हैं, ये सारे आर्गूमेंट ये अपने लेक्चर तो खलीक साहब देंगे। लेकिन मैं सिर्फ आया था वेलकम करने, लेकिन क्योंकि मैं पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ अपने स्टूडेंट को समझाने की। कोशिश ये कीजिएगा, अल्लाह ताला ने वादा किया है रिस्क का, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और ये मौत से पहले रिस्क आपको मिलेगा। आप उसको हलाल करके खाना चाहें या आराम करके, ये आप पे डिपेंड करता है। आप ब्लैक शिप बनना चाहें, टाउट्स बन जाएं, जजेस के, मजिस्ट्रेट के, प्रोसिक्यूटर के, पुलिस ऑफिसर्स के, आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे, अपनी फैमिली को क्या देंगे मैसेज जो आपने हलाल रिस्क नहीं कमाया, शाम में 5-10 हज़ार रुपये ले जाके बच्चों को फ्रूट ले गए या कपड़े ले गए, उसको आप अपने कॉन्शियस को कैसे मुतमिन करेंगे। आपको अपना कॉन्शियस मुतमिन करने के लिए ये तमाम चीज़ें छोड़ दी होंगी, ख़त्म करवानी होंगी। हमें पॉइंट आउट करना होगा कि ब्लैक शिप ये काम करता है, हम उसका लाइसेंस सस्पेंड करते हैं। हमें रिटर्न जवाब मिल जाए कि इस जज का, इस प्रोसिक्यूटर का या इस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का ये करीब है, ये सारे केसेस यही करता है, इस कोर्ट के, इस प्रोसिक्यूशन के या इस पुलिस स्टेशन के, तो उस पर हम एक्शन ले सकते हैं। ब्लैक शेप कहते हैं उन वकीलों को, वकील नहीं कह सकते। उसके लिए कोशिश कीजिएगा, जो इल्मियत ये जो इसहाक साहब ने अरेंज किया है, ये सिर्फ हकूक़ुल इबाद के अलावा भी खिदमत है। आप इल्म जितना भी सिखाना चाहें, रब इज़्ज़ती उलमा, आप चीन जाके भी इल्म हासिल करते हैं, तो इल्म के लिए तो इस्लाम ने कहा है आपको जितना इल्म हासिल करेंगे उतनी ही आपके रिस्क में फरागत होगी। आप कोशिश कीजिएगा अच्छे इन्वायरमेंट, अच्छे माहौल में जो आपको ये सहूलियात हासिल हैं, हमें हासिल नहीं थी। हम 82 में आए थे, बैरिस्टर इनके जोतोई साहब हमारे सीनियर थे, वो हमसे सिर्फ कहते थे ये फाइलें चेक कर लो, सुबह कौन सी फाइल है, और फिर वो शाम को लिख कर लाते थे, रिसर्च वर्क करते थे। बोले सारी किताबें निकाल लेना यार सुबह। लेकिन वो इतनी अच्छी तरबियत करते थे, उनके घर से एक टिफ़िन आता था, उस टिफ़िन में स्टेनो को, जूनियर्स को साथ में खाना खिलाते थे। वो आज तक मेरे दफ्तर में अल्हम्दुलिल्लाह आज तक है कि हम अपने एसोसिएट सब मिलकर खाना खाते हैं। उसमें बरकत भी होती है, कनात भी होती है और उसमें रिस्क बढ़ता भी है। कोशिश कीजिएगा अपने कोलीग्स के साथ, अपने ऑफिस के एनवायरनमेंट माहौल के साथ ये मैसेज दीजिएगा अपने सीनियर्स को कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आगे बढ़ने का वसीला और ज़रिया वही आप तरबियत जो आजकल आपको फ्री में इस ऐसे अच्छे माहौल में, एयर कंडीशन माहौल में दी जा रही है। इसहाक साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसहाक साहब ने इन्वाइट किया और मैं माज़रत ख्वाह हूँ मिस्टर खलीक से कि उनका लेक्चर उनका था सीआरपीसी का, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की है कि अपना तारुफ करा दूँ। मेहनत में अजमत है। मैं बार का सेक्रेटरी रहा, बार का प्रेसिडेंट रहा कई दफ़ा, लायस मूवमेंट से लेकर 2007 से आज मैं चेयरमैन हूँ। ये इस स्टेज तक पहुँचने के लिए बड़ी स्ट्रगल है। आप अल्लाह करे प्रोसिक्यूटर बने, जजेस बने या आप लॉ फील्ड में आगे जाएं, तो एक होगा कि तरबियत किसने की थी। तरबियत में इसहाक साहब का जो रोल है काबिल सदाइश है। ये तमाम 100 दोस्तों को जमा करके लेक्चर दे रहे हैं। मैंने भी इनको इनवाइट किया है। जुडिशल अकेडमी की ट्रेनिंग हमारे यहाँ कराची बार में हमारा एक है जिना ऑडिटोरियम, उसमें 300-350 की कैपेसिटी है।
एवरी सैटरडे लेक्चर होते हैं, आप अगर पढ़ना चाहें वहाँ पर भी लेक्चर ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ी खुशी होगी आपको ताबनाक मुस्तकबिल को देखकर, और आपके लिए बहुत सारे विशेष और दुआएं। शुक्रिया। थैंक यू नईम कुरैशी साहब, माशाल्लाह से इन्होंने बहुत अच्छी बातें की और मैं समझता हूँ इन्होंने समंदर को पूरे में समाने की कोशिश की है। तो हमें इन सारी बातों को समझना चाहिए, सीखना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। अब मैं ऐसे शख्स को दावत दे रहा हूँ जो बहुत ही मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले शख्स हैं, और वो सिंध बार काउंसिल के मेंबर भी हैं और आपकी लीगल एजुकेशन कमेटी के भी मेंबर हैं और आपकी इनरोलमेंट कमेटी के भी मेंबर हैं। तो यानी इंशाल्लाह आप लोगों ने लॉ गार्ड का पास कर लिया तो इंटरव्यू इन लोगों के पास, इनके पास ही आके आपको दे रहा होगा। तो मैं प्लीज़ लाशारी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात बताएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि मेरे भी बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और आई एम प्राउड कि आज जो है मेरे सामने बैठे और मैं इनको लेक्चर दे रहा हूँ। मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करता हूँ और बड़ा ही मेरे लिए काबिल एहतराम सालिम सलाम अंसारी साहब, मेरे बड़े भाई खलीक भाई और इसाक भाई। मैं कहता हूँ आप लोग बहुत खुश नसीब हैं कि इन्होंने ये स्टेप उठाया और इनके लेक्चर से आप इस्तेफ़ादा ले रहे हैं। ये आम वकला नहीं है, ये माशाल्लाह आप हमारे फील्ड के पाए के वकील हैं। सालिम भाई बहुत सारे किताबों के मुसन्निफ़ हैं। खलीक भाई बैंकिंग कोर्ट में माशाल्लाह बैंकिंग लॉ में एक उबूर रखते हैं। आप लोग बड़े खुशनसीब हो कि इनिशियल स्टेज पे आप लोगों को जो है ऐसे अजीम शख्सियत, ऐसे मायानाज कानूनदान हमारे पाकिस्तान के जो मिले हैं। अभी इस फील्ड में आप दाखिल नहीं हुए कि उन जैसा बंदे की जो है लेक्चर आप सुन रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूँ। एंड वी आर अनलकी कि हम जब इस फील्ड में आए थे, इनके जो है ना जो काबिलियत से जो लेक्चर थे हम महरूम रहे। और यकीन करें अभी भी जब मैं पूरे पाकिस्तान में मैंने विज़िट किए, हमारे सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन में बहुत सारे ऐसे जगह पे मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि मैं गया हूँ वकीलों के चैम्बर्स में, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के चैम्बर में सालिम भाई के किताब वहाँ होते थे। तो ये हमारे लिए बड़े प्राउड फील हम करते थे कि हमारी जो है सिंध के एक वकील की जो किताबें पाकिस्तान के मुख्तलिफ वकलाएँ उनके चैम्बरों में पढ़ी हुई। सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप ऐसे प्रोफेशनल को ज्वाइन कर रहे हैं जिसकी पूरी दुनिया में इज्जत है, और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के हर जगह पे आप जाओगे, जब अपना इंट्रोड्यूस एज ए लॉयर कराओगे, मैं कहता हूँ जितनी रिस्पेक्ट इस प्रोफेशन की दुनिया में शायद किसी की ना हो। मेरा जो बेसिकली ताल्लुक हमारे कराची का एक पसमानदा इलाका तस्वुर किया जाता है, लियारी के अंदर एक और उससे भी पसमानदा इलाका है जहानाबाद, जो मेवशा कब्रिस्तान के बराबर में मेरी पैदाइश वहीं की है। और वहाँ पे जो माहौल है अभी भी आप वहाँ जाओगे, जो हालात सिचुएशन है, आप ये समझोगे आप फ़लस्तीन में आए हो। लेकिन मेरे अपने वालिद साहब एक मज़दूर से ईरान से माइग्रेटेड करके पाकिस्तान आए थे। मेरे बड़े भाई प्रोफेसर अब्दुल गफूर लाशारी सिटिंग डीन है यूनिवर्सिटी के इस्लामियात के, एंड इज़ अ फर्स्ट बलोच जिसने लियारी से ताल्लुक़ और PhD किए। वाले साहब मेहनत करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, हमें पढ़ाते थे। जब हम वकील बने तो 2 साल तक जो हम वाले साहब ही पैसों से आते थे, कोर्ट ख़रीदा हो गया, बाइक के पैसे उनसे लेते थे। तो वाले साहब कहते थे यार आप कौन से वकील हो, 2 साल हो गए अभी तक हमसे पैसे ले जा रहे हो, हमें पैसे नहीं दे रहे हो। तो कहने का मकसद ये है, मैं समझता हूँ मेहनत किसी के बाप की मीरास नहीं है। आप लोगों को अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी है। हमने जब वकालत शुरू की तो हमारे जहन में ये नहीं था कि हम पैसे कमाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आज भी याद है जब मेरे सीनियर ने, सालिम भाई मुझे 13D का एक मैटर दिया FIR, मुझे कहा जाके टैपिस्ट के पास आप इसको टैप कराओ। व्हेन आई वेंट देयर तो मैंने कोशिश की जो फैक्ट्स थे वो उसको डिक्टेट कराओ, जो ग्राउंड पे मैं डिक्टेट कराऊं।
तो टाइपिस्ट ने कहा यार वो आप ये दे दे फॉर्मेलिटी। मैंने कहा नहीं, वजह यह कि जब तक मैं सीखूंगा नहीं तो मैं प्लीड कैसे करूँगा कोर्ट में। हमने कोशिश की, अल्लाह पाक के तवस्सुत से सीनियर ऐसे मिले, सालिम भाई जैसे मिले, खलीक भाई जैसे मिले, दोस्त जो है इसाक भाई जैसे मिले, सरपरस्त नईम भाई जैसे मिले, तो कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह उस कोशिश में हम कामयाब हुए। हमने जब हमारे सुबह 7 बजे हम आते थे, केस से पहले फाइलें सीनियरों के लिए उठा के ले जाते थे, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, जो फाइल आप सीनियर के उठाते हो, जो फाइल आपके हाथ में है, आपको पता ही होना चाहिए कि इस केस का ये फाइल है, ये सेक्शन है, इसके कितनी सजाएं क्या है क्या नहीं है, पूरे आपके इल्म में होनी चाहिए। क्योंकि सीनियर अगर हर फाइल आपको सिखाता नहीं है, सीनियर आपको अपॉर्चुनिटी दे, जिस तरह यहाँ पे मेरे दोस्तों ने, मेरे बड़ों ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि लागेट में किस तरह प्रिपरेशन दी है, आपको प्रिपरेशन आपको लिए किस तरह आपको करना है, किस तरह ये वहाँ पेपर आएंगे, किस तरह सीनियर सिखाता कभी भी नहीं है, सीनियर अपॉर्चुनिटी देता है। वो आपका काम है कि आप किस तरह जो है उसको गेन करोगे। तो हमें हर चीज़ का पता होता था। शाम को मगरिब के बाद जब हम खुद ही, हालांकि प्यून भी होते थे, प्यून को हम जाने थे, हम बैठते थे, स्टडी करते थे, कम से कम हम 2 जजमेंट ज़रूर पढ़ते थे, और उसी जजमेंट पे जब ये चीज़ें हम पढ़ते थे, वही चीज़ हमें केस चलाने के टाइम पे काम आते थे। हम सुबह जाते थे, मैं फ़ख्र करता हूँ, जब मैं अपने सीनियर के पास था, ये जुबैर बच्चा मौजूद है, मैंने वकालत जब शुरू की, ये वहाँ पे टायर प्लाजा में सामने है, तो यकीन करें मैं झाड़ू लगाता था, प्यून के इंतज़ार में नहीं करता था, मैं पोंछा लगाता था पहले, फिर 8:15 बजे मैं कोट पहन के मैं निकलता था वहाँ से। इसमें कोई ऐब नहीं है, इसमें यह कि हम जब सीखेंगे तो हम कमाएंगे, आपके अंदर एबिलिटी पैदा होगा, आप जब कोर्ट में अपियर होंगे, आपकी जो है परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपकी स्टडी होगी, जज आपको रिलीफ देगा। जब आप पढ़ के नहीं जाओगे, जज रिलीफ नहीं देगा। अगर रिलीफ हमें मिलेगी हमारी काबिलियत से, तो क्लाइंट हमारे पास आएगा। हमारी काबिलियत हमारी रोजी है, हम पढ़ेंगे, अपने आप को काबिल करेंगे, जज के सामने अपियर हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जब एक क्लाइंट का काम होगा तो वही क्लाइंट 10 क्लाइंट आपके सामने लाएगा। वो सिर्फ आपकी काबिलियत में होती है। अल्लाह पाक ने एक अपॉर्चुनिटी दी, अच्छे सीनियर मिले, इन जैसे जो है अच्छे कानूनदान मिले, इनकी गाइडेंस से हम आगे बढ़ते गए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मेंबर सिंध बार कौंसिल हैं, और इस सीट पे अगर मैं हूँ वो खलीक भाई, सालिम भाई, नईम भाई और इसाक भाई की वजह से मैं हूँ, इन्होंने इज्जत दी है हमें। तो कहने का मकसद ये है, लियारी का एक बच्चा जिसने जो आंख जब खोली, वहां सिर्फ गन शॉट्स, डेली एक लाश पर गिरता था, डेली पुलिस के छापे होते थे। अगर हम एसएम लॉ कॉलेज में सुबह निकलते थे तो पहले पुलिस वाला सर्च करते थे, मेरे ही घर के सामने मुझे सर्च करते थे, मुझे कहते थे फिर आप जाओ, लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो पुलिस वाला हमें सर्च करते थे, आज हमें देख के सलाम करते हैं। क्यों? इस प्रोफेशनल की वजह से। ये इतना अहम प्रोफेशनल है। अगर हम इसको समझें और हम ईमानदारी से मेहनत करें, मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला आपका मुस्तकबिल बेबाक है, आपका मुस्तकबिल रोशन है, और आप लोग खुशनसीब हो कि इन जैसे वकला, मैं कहता हूँ सालिम भाई के पास एक क्लाइंट चाहे 10 लाख भी दे, उसके पास टाइम नहीं है। खलीक भाई के पास चाहे 20 लाख दे, टाइम नहीं है। नईम भाई के पास इतना टाइम नहीं है, इसाक के पास इतना टाइम नहीं है। वो अपने क्लाइंटों के लिए टाइम नहीं निकालते, लेकिन बड़ी बात है कि आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहे हैं। आप लोग खुशनसीब हो, इनसे जो है इनकी काबिलियत से इस्तेफादा लें। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मेरे भाइयों ने, मेरे बड़ों ने जो इनिशिएट जो है स्टेप लिया है, इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ जितने भी लोग बैठे हैं इंशाअल्लाह ताला लॉ गेट में टॉप जो है ये मार्क्स लेंगे, और वो दिन दूर नहीं, इंशाअल्लाह ताला मैं ही आपका इंटरव्यू लूंगा। एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप लोगों का इंतहाई मशकूर हूँ, इसाक भाई, सालिम भाई, खलीक भाई, कि आप लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मैं आपके सामने स्पीच करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल भाई, अच्छा अपना एक्सपीरियंस और बताया, आप लोगों ने शेयर किया अपने बारे में, और बहुत अच्छी बातें बताई। अच्छा, सबसे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि जो कल का हमारा लेक्चर है वो मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस का है, और डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब इस लेक्चर को देंगे। लोगों का थोड़ा इसरार था कि इसको जो है हम टाइम को, शेड्यूल को चेंज कर दें, तो हमने कल का जो टाइम रखा है वो 12 बजे का रख दिया है। तो कल से जो हमारी क्लासेस होंगी
वो 12 बजे होंगी, ताकि हम 2 बजे तक उसको वाइंड अप कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये आप लोग सब नोट कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा बना हुआ है, मैं उसमें भी एक नोटिस निकाल देंगे, तो उसमें हम ये बता देंगे कि क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं। अच्छा, आज का टॉपिक जो है वो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, और इसके मार्क्स जो हैं वो आपके 10 मार्क्स हैं। और सिलेबस के मुताबिक जो है इसमें चैप्टर 1 है जो प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस हैं इसके अंदर, चैप्टर 5 है जिसमें अरेस्ट, एस्केप और रिटेकिंग के बारे में है। इसी तरह चैप्टर 7 है प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर मूवेबल प्रॉपर्टीज एंड ईटीसी। चैप्टर 8 है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। चैप्टर 10 है पब्लिक न्यूसेंस के बारे में। चैप्टर 11 है टेम्परेरी ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस एंड एप्रीहेंडेड डेंजर। चैप्टर 14 है इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट FIR। चैप्टर 16 है कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट। चैप्टर 7 है द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट। चैप्टर 31 है ऑफ अपील्स। चैप्टर 39 है ऑफ बेल्स। ये आपके सिलेबस में है, जिनमें से क्वेश्चनेयर्स होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसका इनेक्टमेंट 22 मार्च 1898 को हुआ, और जो इन्फोर्स हुआ वो 1 जुलाई 1898 को हुआ। इसकी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की नेचर है वो प्रोसीजरल है, सब्सटेंटिव नहीं है। और इसके टोटल सेक्शन 565 हैं। तो और इस का जो ऑब्जेक्ट है वो फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है। आज के हमारे जो लेक्चरार हैं वो खलील अहमद साहब हैं, जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी हैं और अपनी बड़ी खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं। आज एक्चुअली जो है हमारे बैरिस्टर असदुल्ला राजवी साहब थे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के लेक्चरर, मगर उनका मेरे पास रात को 10 बजे फ़ोन आया कि वो उनके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई है, तो उनको नेटिव अपने गांव जाना है, तो वो चले गए। और फिर मैंने खलीक भाई से रिक्वेस्ट की, क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट में लेक्चर देना था, मगर मेरी दरख्वास्त के ऊपर इन्होंने कहा ठीक है मैं जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पे देता हूँ। तो मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इतनी जल्दी जो है वो इतने हामी भर के और इस पर लेक्चर देने के लिए तैयार हो गए। तो मैं इनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और इनको मदऊ करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और आप सब लोगों को अपना लेक्चर दें। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिफोर स्टार्ट माय असाइनमेंट, आज मैं आपको बताऊं कि नईम कुरैशी साहब और हफीज़ लाशारी साहब ने जो बात की है वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। CRPC हमारी तमाम प्रैक्टिस में बड़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन साइट पे प्रैक्टिस करना चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हैं। इसी तरह कॉर्पोरेट साइट पे काम करना चाहें उस पर भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। इसलिए मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी आप लोग नए हैं और जो मोटिवेशन आपको मिली है अगर आप उस तक आए तो वो आपके लिए बड़ा ये फायदेमंद बात। जो इसी तरह सिविल प्रोसीजर कोड में भी यही मामला आते हैं कि इसमें जो है मुख्तलिफ सेक्शन है, फिर ऑर्डर्स हैं, कई 1000 पे चले जाते हैं और उसको 1000 को याद करना। जो CRPC है इसमें वैसे तो 565 सेक्शन है, लेकिन अगर आपके टिप्स पे 20 सेक्शन आ गए तो आपकी प्रैक्टिस चलती रहती है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात है जो आपके चैप्टर वाइज हम शुरू करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका आपको ब्रीफ दे दूं कि क्योंकि बात ये हो रही है कि कोई भी कोई प्रोफेशन चूज करता है
तो वो सोचता है कि जी मुझे इसमें फाइनेंशियल क्या फायदे होंगे, डिग्निटी का तो आपको बता दिया। तो ये वो प्रोफेशन है, अगर आप एक सूट फाइल करते हैं उसके फ्रूट्स बड़े देर में आते हैं। ये जो सीआरपीसी वाला चैप्टर है क्रिमिनल साइड की वकालत का, इसके दो फोल्ड में फ्रूट मिल जाते हैं। एक तो बेल स्टेज होती है, और बेल स्टेज बड़ा सिंपल सा मामला है, अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो बेल हो जाती है, और वो एक उससे निकल के क्लाइंट का बर्डन भी आपसे निकल जाता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि बात ये हुई कि जी मेहनत की जरूरत है, और ये वो प्रोफेशन है जिसमें आपने कानून को, ये वही कानून है जो 1989 का कानून है जो सीआरपीसी आपके पास है, इसकी आपने इंटरप्रिटेशन करनी है अपने मतलब की। क्योंकि जब आप किसी केस में जाते हैं तो एक आपका अपोनेंट होता है, एक आप होते हैं, एक जज साहब होते हैं, मिनिमम तीनों के पास एक ही कानून है। अब ये आपकी महारत है, और अगर आप एक कानून को बार बार पढ़ेंगे तो वो कानून जो है ना, उसमें से आपको रास्ता निकल आएगा, आपके मतलब की इंटरप्रिटेशन हो जाएगी। क्योंकि ये 1898 का कानून है, अमेंडमेंट इसमें टाइम टू टाइम हुई है, लेकिन प्रोसीजर वही है, प्रोसीजर चेंज नहीं हो सकता। तो क्योंकि सब्जेक्ट पे आने से पहले मैंने कहा थोड़ा सा जो कंटिन्यूएशन है उस कंटिन्यूएशन पे आए, तो ये वो सब्जेक्ट है। अब आ जाते हैं हम इस पे कि अगर 5 मिनट मैं आपको सीआरपीसी का पर्पस बता दूं, उसके बाद आपका जो है ना उस पे चले आते हैं सिलेबस पे, तो वो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। एक इंसिडेंट हुआ, मर्डर हो गया, एक मर्डर हो गया। मर्डर जैसे हुआ तो पुलिस मोशन में आ गई, पुलिस मोशन में आई, पुलिस वहां गई, पुलिस ने वहां पे अगर कोई उसको मुल्जिम मिल गया, उसको मुल्जिम को पकड़ा, उसका पर्सनल सर्च किया, उसके डॉक्यूमेंट बनाए, उस मुल्जिम को लेके थाने आ गए। थाने आके उसको इन्वेस्टिगेशन के सुपुर्द कर दिया। इन्वेस्टिगेशन वाले ने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन वाले ने उसको एग्जामिन किया। 24 घंटे वो अपने पास रख सकता है, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है। वैसे तो कहा जाता है कि जी फौरन मजिस्ट्रेट के पास पेश करे ताकि कोई माल ट्रीटमेंट का और दूसरे मामला का मामला नहीं हो, लेकिन ग्रेस है 24 घंटे में उसको पेश किया। 24 घंटे के बाद जो है उसकी एफआईआर भी कट गई, अगर कॉग्निजेबल बाय द पुलिस है। अगर पुलिस के, अब ये पढ़ेंगे बाद में कि कॉग्निजेबल क्या होता है और नॉन कॉग क्या होता है, वो आपको फिर पड़ेगा, अभी तो एट अ ग्लांस बता रहा हूं। उसके बाद जो है वो पुलिस एफआईआर कट गई, मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश कर दिया। मजिस्ट्रेट साहब ने उसको देखा, उसको अगर पुलिस को जरूरत है रिमांड की तो पुलिस को रिमांड मिल जाता है। 15 दिन का कानून है कि 15 दिन तक का जज साहब जो है वो पीस बील में भी दे सकते हैं, और वो 15 दिन का एक साथ भी दे सकते हैं। पीस बिल में देते इसलिए है कि जी हर डेट पे प्रोग्रेस पता चलती है कि जी वही माल ट्रीटमेंट वाली बात भी है और दूसरे मामला भी है, और फिर क्या प्रोग्रेस है, क्यों रखना चाहते हैं। उसके बाद जो है पुलिस, क्योंकि एप्रीहेंड हुआ, वहां से पकड़ा गया, तो फिर वो एक प्रोसीजर है कि विटनेस को कॉल करते हैं, 160 के नोटिस देते हैं, जो मौजूद था वो विटनेस को कॉर्पोरेट करते हैं, 161 में उसका बयान रिकॉर्ड करते हैं, अगर जरूरत पड़े तो 162 में बयान रिकॉर्ड करते हैं, अगर जरूरत पड़े 164 में किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उसका बयान रिकॉर्ड करते हैं अगर जरूरत पड़े। फिर उसके बाद 173 में उसको चालान कर देते हैं, कोर्ट में आ जाता है, और कोर्ट में आने के बाद फिर आपका शुरू हो जाता है वकील साहब का कि जी रिमांड से लेकर और जजमेंट तक और अपील तक। तो अगर जब आपका रिमांड हो गया, फिर बेल लगाएं, बेल हो गई, बेल होने के बाद चार्ज फ्रेम होगा, बेल होने असल में फिर एक 15 दिन वो और 2 दिन और देते हैं। 17 दिन में मजिस्ट्रेट के पास पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट जमा करानी है 173 की,
ताकि जो वो उस रिपोर्ट की बेसिस पे मजिस्ट्रेट देखे कि ये कॉग्निजेबल, अब पहले तो कॉग्निजेबल बाय पुलिस था, अब कॉग्निज कोर्ट ने लेना है या नहीं लेना, अब ये मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी शुरू हो गई, पुलिस से निकल गया। अब मजिस्ट्रेट साहब के पास आ गया या जो जिसकी जुरिसडिक्शन हो, उसने ये देखना है कि जी केस बनता है तो फिर वो फर्दर आगे चार्ज फ्रेम करेगा, फिर एविडेंस रिकॉर्ड कराएगा, कन्विक्ट करेगा, छोड़ देगा, कन्विक्ट करेगा तो आप अपील करें, छोड़ देगा तो दूसरा अपील करे, और ये सारा सिस्टम चलता रहता है। तो ये तो एक सिंपल सी आपको इसका एक प्रोसीजर बता दिया, पर्पस क्या था। अब आ जाते हैं, क्योंकि मुझे हुक्म था कि जी हम सिलेबस वाइज चले, तो आपका जो मेन पहला जो है इंट्रोडक्शन है, जो चैप्टर 1 है कि जी सीआरपीसी है क्या। इसाक साहब ने मुझसे पहले बता दिया कि जी ये मार्च में 1989 में ये आया, लेकिन इसकी इन्फोर्समेंट जो है जुलाई में हुई, जुलाई 98 से ये है। इसमें टाइम टू टाइम थोड़ी बहुत अमेंडमेंट हुई है, लेकिन मोस्टली प्रोसीजर वही का वही है। उसके बाद जनाब, क्योंकि लॉ रिपेल्ड होते रहते हैं, इनेक्टमेंट, लेकिन ये लॉ जो है, ये लॉ इस पे जो भी फर्दर अमेंडमेंट होती रही टाइम टू टाइम, जो इसका प्रोसीजर आपने लास्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ लिया होगा कि जी लेजिस्लेचर की पावर होती है और प्रेसिडेंट की कंसेंट होती है। अब आ जाते हैं, तो अब आ जाते हैं डेफिनेशन पे। सेक्शन 4 है इस पे डेफिनेशन का। अब एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल जो है हर प्रोविंस का लॉ ऑफिसर होता है। अच्छा, मजे की बात यह है कि आप लोगों की जो बॉडी जिसकी बेसिस के ऊपर आप वकील बन रहे हैं, उसको भी रेगुलेट एडवोकेट जनरल करता है, उसका चेयरमैन होता है। एडवोकेट जनरल के बाद अब कहते हैं कि जी बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ये कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज हैं। हमारी सीआरपीसी में शेड्यूल है, शेड्यूल में लिखा हुआ है कि जी कौन से ऑफेंस बेलेबल हैं, कौन से नॉन बेलेबल। उसमें क्योंकि पनिशमेंट, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, ग्रेविटी ऑफ द चार्ज, इसकी बेसिस पे लेजिस्लेचर ने उसको डिफरेंट कैटेगरीज में ले आया। लेजिस्लेचर की ये इंटेंशन थी कि ग्रेविटी ऑफ द चार्ज भी होगा और क्वांटम ऑफ द पनिशमेंट भी होगी। उसकी बेसिस के ऊपर ये नॉन बेलेबल और बेलेबल ऑफेंस है। चार्ज जो है उस पर यह है कि चार्ज जो कहते हैं कि इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ द चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर और वन। ये चार्ज का इशू, ये जब कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेता है तो ये चार्ज फ्रेम होता है, उस पर स्पेसिफाई किया जाता है कि इस तारीख को ये इंसिडेंट हुआ, आपने ये काम किया जिसका मैं कॉग्निजेंस लूंगा। फिर उसके बाद है जनाब कॉग्निजेबल ऑफेंस। जैसे मैंने पहले कहा कि दो किस्म के ऑफेंस होते हैं। एक ऑफेंस ये होता है कि जी वो पुलिस के दायरा इख्तियार में होता है, उस पुलिस वाले ने उसको अगर वो ऑफेंस मेड आउट होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो उसने उसकी एफआईआर काटनी होती है। और अगर ऑफेंस मेड आउट नहीं होता तो उसको पर परमिशन लेके एफआईआर काटनी होती है। तो इसलिए ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन है कि कॉग्निजेबल बाय द पुलिस है। कोर्ट में तो सारे कॉग्निजेबल है, जो क्रिमिनल केस होगा कॉग्निजेबल होगा, क्योंकि पेनल कॉन्सिक्वेंसेस जिस चीज में होंगे उसने कोर्ट में कॉग्निजेंस लेना ही लेना है। पेनल कॉन्सिक्वेंसेस है, अगर पेनल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, किसी को जुर्माना खाली लगना है, वो भी पेनल कॉन्सिक्वेंसेस है। ये नहीं है कि कोई समझे कि जी अगर खाली जुर्माना लॉ में प्रिस्क्राइब है, क्योंकि पनिशमेंट का एक पनिशमेंट जो है पनिशमेंट एक इंग्रेडिएंट फाइन भी है। तो ये पेनल कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। उसके बाद कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया कंप्लेंट। मैंने कहा ना कि अगर कॉग्निजेबल बाय पुलिस नहीं है तो फिर आपकी कंप्लेंट केस है, वो मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएगा, मजिस्ट्रेट साहब उसको प्रूव करेंगे कि वाकई ये जो इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट कॉग्निजेबल बाय द कोर्ट है या नहीं है। वो कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा, पुलिस नहीं लेगी। तो इसलिए वो कंप्लेंट केस कहलाते हैं, एक स्टेट केस कहलाते हैं, एक कंप्लेंट केस कहलाते हैं। हाई कोर्ट डिफाइन है कि जी ये कल भी बताया था आपने कि हाई कोर्ट इस पे प्रोविंस का एक सबसे बड़ा कोर्ट है। उसके बाद क्रिमिनल अपील रिवीजन, क्योंकि
हाई कोर्ट होता है बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। तो उसने जो है ना नीचे की जो कोर्ट्स होती हैं उनके जो फैसले होते हैं उसको एग्जामिन करना होता है कि जी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस तो नहीं हो रही क्रिमिनल केस में, इसीलिए वो रिवीजन और अपील्स का प्रोविजन है। मैंने अभी आपसे अर्ज किया था वो आगे चलेंगे कि जब किसी को कन्विक्शन हो जाएगी तो भी अपील करेगा, जो छूट जाएगा तो उसके खिलाफ मुखालिफ वाला करेगा, तो फिर कोर्ट में भी उसको अगर कोर्ट के पास अपीलें नहीं आ रही हैं और कोई ऐसी चीज आती है जिसपे कोर्ट ये समझता है कि जी ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है तो रिवीजन सो मोटो भी ले सकता है हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट की बात हो गई। उसके बाद है जनाब इंक्वायरी। ठीक है, इंक्वायरी जो है ना, इंक्वायरी अगर कॉग्निजेबल बाय ऑफेंस, कॉग्निजेबल बाय पुलिस है तो इंक्वायरी करेगा पुलिस ऑफिसर, अगर नॉन कॉग है तो फिर वो मजिस्ट्रेट करेगा। अच्छा, मजिस्ट्रेट खुद तो इंक्वायरी कर नहीं सकता, मजिस्ट्रेट किसी इंक्वायरी ऑफिसर को मुकर्रर करेगा। वो पुलिस वाला भी हो सकता है, आप जैसा कोई वकील भी हो सकता है, और कोई आम आदमी भी हो सकता है जिसकी एक्सपर्टीज हो। तो वो ये इंक्वायरी है। अब इंक्वायरी का चूंकि आपका सब्जेक्ट नहीं है, इंक्वायरी का पूरा कानून है। इन्वेस्टिगेशन पे आ जाते हैं आपको मेरे ख्याल सेक्शन बताने की तो जरूरत नहीं है, बताना है। अच्छा एमसीक्यूज में आता है। अच्छा 4 का सब। अच्छा ये देखिए, अभी तक जो मैं आया था ये मैं लेके आया था आपको डेफिनेशन क्लास में, जो आपके एमसीक्यूज में था। डेफिनेशन की क्लास की मैंने आपके पास लेके आ गया था के तक, इंक्वायरी तक हो गई के तक। और उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन वो है 4L। इसमें मैंने कहा ना कि पुलिस वाला जो इन्वेस्टिगेशन करता है कि जी पहले तो जाके वहां पे प्लेस ऑफ इंसिडेंट के ऊपर वो कोई मुशीनामा बना लेता है, फिर आपको सर्च करता है कि जी अगर कोई वेपन आपके पास है, फिर आपकी पर्सनल सर्च भी बना के रखता है, फिर वो गवाहें एविडेंस कलेक्ट करता है। वो भी मैंने आपको बताया था कि 161 का नोटिस देगा, फिर 160 का नोटिस देगा, 161 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। ये सारी काम है। जब आपको 4L में पढ़ती है तो ये जो है ना, ये इन्वेस्टिगेशन भी इंक्लूड द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड टू कलेक्ट द एविडेंस कंक्लूड बाय द पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट। फिर वही काम मजिस्ट्रेट भी करेगा, मजिस्ट्रेट प्रोब करके देख सकता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन सी है। ये इन्वेस्टिगेशन हो गई। उसके बाद है जुडिशियल प्रोसीडिंग 4M में। जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्ट ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। कोर्ट ने जैसे कि चार्ज फ्रेम कर दिया, चार्ज फ्रेम करने के बाद अब ये जुडिशियल प्रोसीडिंग शुरू हो गई। पुलिस से निकल गया, मैंने कहा ना कोर्ट ने चालान, कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया। अब वो जुडिशियल प्रोसीडिंग करेगा। जो पुलिस वाले ने 160 का नोटिस किसी गवाह को दिया था, वो 160 का नोटिस पे जो उसने बयान रिकॉर्ड कराया था वो कोर्ट में आएगा और कोर्ट में आके उसकी कॉर्पोरेशन करेगा। ऑन ओथ है। ओथ का एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जी अगर कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान ओथ पे कोई गलत बयान है तो एक नई कंप्लेंट कोर्ट भी फाइल कर सकता है। तो कोर्ट में झूठ बोलना जुर्म है, इसके एक नए कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो इसलिए ये जो है ना विजडम लेजिस्लेचर का ये था कि जी कोर्ट में आके गलत बयान ही नहीं करे, क्योंकि पुलिस वाले ने तो अंडर ड्यूरेस भी कोई बयान ले सकता है। तो ये उसकी ऑथेंटिसिटी, जब भी कहते हैं कि जी पुलिस अफसर के बयान के की कोई वैल्यू नहीं है जब तक कोर्ट के सामने ना हो। आर्टिकल 38 है, अगर आपने कानूनी शहादत पढ़ेंगे तो आपको आपके चैप्टर में आएगा। अब आ जाते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग के बाद 4N है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन एन ऑफेंस इन विच पुलिस ऑफिसर मे नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। अब मैंने कहा कि जी एक ऑफेंस हो गया, पुलिस वाले को पता है कि जी ये ऑफेंस हो गया है, लेकिन क्योंकि वो पकड़ नहीं सकता उसको नॉन कॉग, वो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा कि साहब इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मामलात हैं, इसके तहत पेनल कॉन्सिक्वेंसेस में इसका ये जुर्म यहाँ आता है, तो आप मुझे जो है ना परमिशन दें कि मैं इसको पकड़ के लाऊं आपके पास। फिर वो कोर्ट अपना जुडिशियल प्रोसीडिंग शुरू करेगा।
तो ये वजह है कि इसको, क्योंकि कहीं पे जहां पे नहीं होगा तो वो फिर कोर्ट इंक्वायरी कर देता है, अपने सरकमस्टेंसेस देखता है, लॉ देखता है, पेनल कॉन्सिक्वेंसेस देखता है, वो ऑर्डर करता है कि जी ठीक है भाई, टर्न कॉक तो जरूर है लेकिन क्रिमिनल पेनल कॉन्सिक्वेंसेस तो हैं, ट्रायबल बाय द मजिस्ट्रेट तो है, ट्रायबल बाय द सेशन जज तो है, ले आओ, फिर इसको आगे अपॉर्चुनिटी देंगे, चले। उसके बाद है 4P, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इंक्लूड व्हेन द ऑफिसर ऑफ द पुलिस स्टेशन इज इन एब्सेंट। अब बात यह है कि लेजिस्लेचर का एक विजडम था कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ना हो, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, उसके लिए सुपरवाइजरी कंट्रोल होना बहुत जरूरी था। तो SHO साहब जो इंचार्ज ऑफिसर ऑफ द पुलिस, एक तो पुलिस स्टेशन की, क्योंकि अभी डेफिनेशन आप बाद में पढ़ेंगे कि पुलिस स्टेशन का मतलब यह है कि वहां लॉकअप भी होना चाहिए, कि किसी को बंद भी किया जाएगा। अगर जहां पे लॉकअप नहीं होगा पुलिस स्टेशन की डेफिनेशन में नहीं आएगा, जब पुलिस स्टेशन की डेफिनेशन में नहीं आएगा तो इंचार्ज भी नहीं हो सकता। तो ये SHO जिसको आप कहते हैं, तो ये SHO होता है, उसका काम जो है ना पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करना है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, अब हमने पार्ट अलहदा कर दिया है, लेकिन अंडर द डोमेन ऑफ द SHO ही आती है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अलग है, उसका SSP अलग है, उसका इंचार्ज अलग है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी SHO की है। इसलिए ये जो 4P है। अच्छा, 4Q जो है प्लेस, इंक्लूड आल्सो हाउस, बिल्डिंग, टेंट एंड वेसल। अब प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे कुछ भी हो गई, आपको किसी टैक्सी वाले ने गाड़ी में गन दिखा के मोबाइल छीन लिया, अब वो प्लेस ऑफ इंसिडेंट रोड नहीं होगा, वो टैक्सी होगी। मर्डर किसी घर में हुआ तो फिर वो घर होगा। तो ये डिफाइन किया है क्योंकि इसमें फिर वारंट इशू होते हैं। तो जब तक प्लेस ऑफ इंसिडेंट प्रॉपर नहीं होगी तो मजिस्ट्रेट के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि जी वो वारंट इशू करे, सर्च वारंट। तो ये इसलिए जो है ना, ये आप ये देखिए कि जी कानून में हम मुसलमान हैं माशाल्लाह, जैसे कि हमारा कुरान है, उसका विजडम यही था कि जी आज से 1400 साल पहले जो तय हुआ था वही है, अभी भी यही हालात है कि इन्होंने भी हमसे ही एक्सट्रैक्ट लेके कि ये क्या कि ये होने वाला होगा कि जी पहले तो जो वेसल का कहाँ जिक्र होता होगा, 1889 में कहाँ से वेसल होगी, घोड़े होते होंगे, गधे होते होंगे, लेकिन वेसल फिर भी डिफाइन किया कि जी पीछे बैलगाड़ी भी तो, रेड़ा भी तो लगा हो सकता है, वो उसको वेसल में डिफाइन कर दिया। आज तैयारा भी जो है, जहाज भी है, वो भी वेसल है, ठीक है ना। तो बात ये है, हम आ गए। अच्छा, प्लेस का हो गई, फिर प्लीडर आ गया। प्लीडर यूज्ड टू विद रेफरेंस टू एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्ट मींस अ प्लीडर फॉर मुख्तार, अथराइज और एनी ऑफ लॉ। अब जो है प्लीडर आप हैं, अब मुस्तकबिल में प्लीडर आप हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कानून है जस्टिस सिस्टम का कि जी फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसको पूरा ट्रायल चलने के लिए दी जाएगी। दोस्तों जब खुद तो नहीं चला सकता तो प्लीडर है, तो वो प्लीडर आप लोग हैं या वकील हैं। पुलिस स्टेशन, वो जैसे ऊपर जिक्र हुआ था, पुलिस स्टेशन इन्होंने 4S में डिफाइन किया कि पुलिस स्टेशन मीन एनी पोस्ट ऑफ द प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेसिफिकली बाय द प्रोविंस। वो मैंने ऐसा कर दिया ना, कोई जगह होगी जिसमें लॉकअप होगा तो उसको पुलिस स्टेशन डिक्लेयर करेंगे। पहले SHO था, उस स्टेशन का ऑफिसर था। उसके बाद है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, क्योंकि जो भी जुर्म होता है अगेंस्ट द स्टेट होता है, क्योंकि जुर्म की रोकथाम स्टेट का काम है। तो इसलिए जो है स्टेट जो है, जब स्टेट का कोई मुकदमा होगा तो वो प्रोसिक्यूटर जो है वो डिफाइन है 492 और CRPC में। तो गवर्नमेंट उसको, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है, वो प्रोसिक्यूटर होता है। अब हमारे यहाँ सिस्टम चेंज हो गया, अब तो पूरा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट बन गया, लेकिन वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो स्टेट का केस प्रोसिक्यूट करेगा, आप डिफेंस का केस करेंगे। अगर आप प्राइवेट काउंसिल हैं तो वो आप प्राइवेट काउंसिल अगर कोई कंप्लेनेंट करना चाहता है कपल विद द स्टेट काउंसिल, तो वो स्टेट काउंसिल को साथ रख के तो कर सकता है। लेकिन स्टेट का केस जो है ना, बगैर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के, वो जो है
केस नहीं चल सकता, मतलब लीगल रिक्वायरमेंट है उसकी। अगर वो लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैंने कहा ना, तो जब वो हाई कोर्ट जाएगा तो कहेगा जनाब इसमें तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही नहीं था, इसको कैसे कन्विक्शन दे दिया आपने। हु असिस्ट द कोर्ट एंड हाउ द कोर्ट कंक्लूड दिस मैटर विदाउट असिस्टेंस ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद सब डिवीजन मीन्स सब डिवीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। ये उसके बाद जो है 46 आपके पास जो है अरेस्ट हाउ टू मेक। पर्पज अरेस्ट मिल गया 446 पे आएगा, पेज आपका 485 है। अब आ जाएगा अरेस्ट पे। अरेस्ट के लिए कानून में हर आदमी की लिबर्टी को प्रोटेक्शन दी हुई है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई एप्रिहेंड होगा किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो उसको फिर पुलिस अपनी कस्टडी में लेगी, और फिर जैसे मैंने अर्ज किया कि जी जब वो कस्टडी में लेगी और वो ये देखेगी कि इसका क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट साहब उसको पहले रिमांड भी देंगे या रिमांड नहीं देंगे, जेल भेज देंगे, फिर उनका ट्रायल चलेगा। लेकिन क्योंकि पुलिस जब भी अरेस्ट करेगा जब उसके पास ऐसी एविडेंस होगी जिससे ये प्रूव कर सके इन अ फर्स्ट इंस्टेंट कि जी ही इज इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द क्राइम, जिस पे इस पे डेफिनेशन है कि जी वो डेथ की पनिशमेंट भी हो सकती है। और उसकी जैसे कहते हैं ना, अरेस्ट बाय द पुलिस ऑफिसर शेल नॉट एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन if he submit himself to the custody of the police by word of or action. Arresting officer cannot cause death of the person who is not accused of no offense punishable with the death of the imprisonment for life while arresting. ये तो ये दूसरे बता दिया ना, लेकिन जो मेन पर्पज ये है, क्योंकि यही इंटरप्रिटेशन है कि जी मुझे उसने पकड़ा नहीं, किसी और के जरिए पकड़वा दिया, तो फिर वो कहेगा जी मैंने तो पकड़ा ही नहीं था। ये कोर्ट ने फिर माल ट्रीटमेंट वाली बात है। जब भी मजिस्ट्रेट पूछता है कि भाई आपको मारा पीटा तो नहीं है, आपके चेहरे पे देखता है कोई निशान विशान तो नहीं है, खुद ही जो नजर आ रहा होता है, तो ये इसका अरेस्ट मेड कैसे होता है। फिर उसके बाद सर्च ऑफ प्लेसेस एंटर्ड बाय द पर्सन साउथ टू बी अरेस्ट। अब अरेस्ट करने का भी है कि जी आपने अरेस्ट करने के लिए आपने पुलिस ने ये सब चीजें देखनी है कि जी जहां पे जिस प्लेस पे हम अरेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको इजी एक्सेस है, कोई और मामला नहीं है, घर वाले नहीं है, औरतें नहीं है, तो फिर तो आपने कर देना, नहीं तो फिर मजिस्ट्रेट साहब के पास जाना। जो मैंने आपसे पहले कहा कि वो सर्च वारंट लेगा तो वहां जाएगा, साथ में उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी करेगा। उसके बाद प्रोसीजर व्हेन इंचार्ज इज नॉट ऑब्टेनेबल द पुलिस ऑफिसर में ब्रेक ओपन द लॉक। अब इसमें भी ब्रेक ओपन or outer or in part of the window or any place of organ cannot be otherwise obtained the administrated or place where the accused is available। अब सबसे पहले तो ये देखना है कि जी वाकई accused अवेलेबल है या accused आ जा रहा है यहां से, क्योंकि जरूरी है कि accused आ जाए उस वक्त ना हो। फिर उसने उसकी परमिशन भी लेनी है और उसने उसको मेक श्योर करना है कि जी यहां पर अक्यूज की अवेलेबिलिटी है, वरना हरासमेंट में आ जाएगा कि किसी और को हरास करेगा जाके किसी और की जगह पे। उसके बाद पावर टू ब्रेक हो गया, नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। उसमें भी यही है कि जी आप जो है किसी को भी जबरदस्ती नहीं पकड़ सकते, या जब तक आपको एप्रीहेंशन ना हो। आपने जैसे पुलिस वाले होते हैं कि पुलिस वाले जब कोर्ट में लेके जाएंगे तो हैंडकफ में लेके जाएंगे, बाकी आएगा तो वो लॉकअप में होंगे, लॉकअप में उसको बांध के नहीं रख सकते। तो उन्होंने जो है ना ये जो है ना अननेसेसरी रिस्ट्रेंट नहीं करना, जो जितना उसको रिस्ट्रेंट करने के कानून ने पाबंद कर दिया उतना रिस्ट्रेंट कर सकते। अब वो मोड ऑफ सर्चिंग अ वुमेन शेल ओनली बी सर्च बाय अनदर वुमेन। वो यही है कि जी
उस जमाने में लेडीज पुलिस नहीं होती थी, तो फिर वो पुलिस वाला किसी से कहता था बीबी आप, मैं इसको सर्च करना है तो जरा आप मेरे साथ आ जाएं तो मैं सर्च कर लूं। अब तो वुमेन पुलिस है, अब लॉ थोड़ा सा डेवलप्ड हुआ है, वुमेन पुलिस आ गई है, तो किसी भी वुमेन को कोई मेल सर्च नहीं कर सकता। तो पहले क्योंकि पुलिस नहीं थी तो किसी की भी हेल्प लेनी थी, लेकिन अब तो पुलिस हमारे पास है। वो हर थाने में 2-4 लेडी पुलिस होती है, वो लेके जाए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और वो ले जाके उसको सर्च करे। एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन अक्यूज रेप एटसेट्रा बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब जब ये रेप के केसेस होते हैं तो इसमें भी यही मामला है कि आप जब तक उसका मेडिकल एग्जामिन नहीं करें, कोई किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा दे रेप का, अब वो रेप का इल्जाम लगा दे, FIR काट दे, उसको बेल भी ना मिले, तो कोर्ट क्या करता है कि इसका एक प्रोसीजर है कि केमिकल एग्जामिनेशन के पास जाके पहले जो है ना फर्स्ट इंस्टेंट में इनिशियल रिपोर्ट आ जाती है कि रेप हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद फिर वो जो है इसकी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर एक रिपोर्ट दे देता है, तो जिससे बात कोर्ट को भी आसानी हो जाती है और ये जो अननेसेसरी लोगों को हरास किया जा सकता है, क्योंकि अब किसी के खिलाफ कोई FIR, क्योंकि उल्टा हमारे यहाँ थोड़ा सा ये CRPC या PPC थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए है कि जी यहाँ पे इल्जाम लगा, वहाँ FIR कट गई, दूसरी जगह पे या फिर अब जो नए स्पेशल इनेक्टमेंट बने हुए हैं उसमें ये है कि जी आपके खिलाफ कंप्लेंट हुई तो फिर अब पहले इंक्वायरी में आपको पूरा देख लिया जाता है, तो उसके बाद, लेकिन क्योंकि कॉग्निजेबल बाय द पुलिस है रेप का केस, वो पुलिस पकड़ लेगी, आपको पकड़ लेगी, तो फिर वो जब तक अब जो 2-4 दिन जब तक मेडिकल रिपोर्ट आ जाए तो कोर्ट को एक इख्तियार है कि अगर आपने गलत किया तो 63 में डिस्चार्ज कर सकती है, वो फिर आप पढ़ेंगे आगे। ठीक है ना। व्हेन दी पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, अब वही वाली बात है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो फिर तो वो बगैर वारंट के पकड़ सकता है, क्योंकि उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को पेश करना है, तो वो कॉग्निजेबल बाय द पुलिस है। क्योंकि मेन चीज ये है कि वो बताएगा कोर्ट को कि जी ये 302 का मुल्जिम है, क्योंकि ये 302 का मुल्जिम है, ये कॉग्निजेबल बाय पुलिस है। अगर वो 107-117 का मुल्जिम है तो कॉग्निजेबल बाय पुलिस नहीं है, तो वो जो है ना वो उस पर कंप्लेंट है, मजिस्ट्रेट वारंट देगा कि इसको पकड़ के लाओ। तो इसलिए जो है ना इन्होंने 54 में अगर कॉग्निजेबल बाय पुलिस है तो फिर पुलिस वाला जो है ना इसको पकड़ेगा, फिर मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा। उसके बाद है अरेस्ट वेगल बॉन्ड्स हैबिचुअल रोबर्स एंड सेट्रा। पुलिस में अरेस्ट द हैबिचुअल रोबर, हाउस ब्रेकर, लाइव थेफ्ट पर्सन कंसर्निंग द पर्सन, क्योंकि वो उसी कैटेगरी में आता है कि रोबरी, थेफ्ट, ये सारे जो हैं ये कॉग्निजेबल बाय द पुलिस हैं, इसकी पेनल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इसको जो है ये इनको पकड़ सकता है, अरेस्ट करेगा 55 के तहत और अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगा और मजिस्ट्रेट साहब उसको रिमांड देंगे या छोड़ देंगे, जो भी है वो आगे प्रोसीजर है। उसके बाद है साहब रिफ्यूजर, अच्छा उसके बाद प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सबऑर्डिनरी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। अब वही 56 में भी पुलिस जो है, पुलिस ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेशन करके और वो जो है ना एक ऑर्डर डिलीवर करेगा राइटिंग में, और उसके बाद कि जी जज साहब को कि जी मुझे इसकी ज़रूरत है और आप हमें इसको अरेस्ट करने की इजाज़त दे दें। उसके बाद है रिफ्यूजल टू गिव द नेम एंड रेजिडेंस। पुलिस में अरेस्ट अ पर्सन इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ ही रिफ्यूज टू गिव हिज नेम, और अगर वो असल में इस पे भी यही है कि जी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कोई रोक नहीं सकता। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर किसी को अरेस्ट किया जाए उसको आप रिफ्यूजल कर नहीं सकते, और क्योंकि उसने तो अल्टीमेटली जाके मजिस्ट्रेट से लेनी है आखिर में परमिशन, तो ये भी इसका एक। फिर अरेस्ट बाय द प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। अ प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट any person who is in view of the commit of a non-bailable or cognizable on any probated offended and shall produce him before arrest the police station without unnecessary। एक जो मुल्जिम होता है, एक अक्यूज होता है, जिसको हम फिजिटिव फ्रॉम लॉ कहते हैं, या तो बेल जम कर चुका होता है या वो होता नहीं है, तो ये हर शहरी का फर्ज है कि अगर उसको पता चले कि जी
ये किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वॉल्व है, पुलिस के हाथ नहीं आ रहा है, मुझे पता है, तो वो कंसर्न पुलिस स्टेशन को ले जाके उसको देगा कि साहब ये फिजिटिव फॉर्म लॉ है। अब आप, क्योंकि पुलिस के पास इतना बड़ा मैकेनिज्म नहीं है, तो आप ही और हम ही उसकी मदद करते कि 160 का भी नोटिस वो आपको इसीलिए देता है कि जी अगर आपने कुछ देखा है तो आके बता दें। तो ये इसका बेसिकली पर्पस है। पर्सन अरेस्टेड, अच्छा सेक्शन 60, पर्सन अरेस्टेड टू टेकन बिफोर द मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। अब पहले जो है अक्यूज को पकड़ा जाएगा, जिसको भी, वो पहले पुलिस स्टेशन लाएंगे जो मैंने पढ़ाया था, फिर मजिस्ट्रेट साहब के पास ले जाएंगे। फिर उसके बाद 61 में कहता है कि पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स। 60 और 61 को एक साथ देखना है कि जब कोई मुल्जिम आपके पास आया, पुलिस अफसर की कोशिश ये होनी चाहिए कि जी कोशिश करे कि जितनी जल्दी वो मजिस्ट्रेट के पास ले जाए। ये उसकी सिक्योरिटी के लिए है कि जी कल को उसके ऊपर कोई इल्जाम ना लगे, तो वो ले जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं ले जा सकता, किसी वजह से दूर है या कोई और मामला हैं, तो फिर वो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेके आना है। फिर वो मजिस्ट्रेट के पेश करने का मकसद ये नहीं है कि कोई मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का मेन मकसद ही यही है कि जी इसके साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही, क्योंकि इसकी लिबर्टी को इन्फ्रेंज नहीं किया जा सकता। तो बार बार ये है कि जी मजिस्ट्रेट एक इम्पार्शियल आदमी होता है, उसका पता होता है कि जी क्या केस है और कोई ऐसी वो तो नहीं हो रही है जिसकी बेसिस के ऊपर इसकी लिबर्टी या इसका कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रेंज हो रहा है। गो कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है, लेकिन वो ये देखता है कि जी इसके साथ माल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, पुलिस को हिदायत भी कर सकता है। पुलिस ने क्यों रखा हुआ है भाई, इसको जेल भेजो, इसलिए जेल भेजो कि भाई कोई प्रोग्रेस नहीं है, आपने क्यों रखा हुआ है, आपने कोई मुल्जिम अरेस्ट कराना है, कोई हथियार रिकवर करना है, कोई और चीज करनी है, तो उसको रखो, वरना जेल भेज दो, क्यों आपने अपने पास रखा हुआ है, इसलिए कोर्ट देखता है। फिर ये सेक्शन 62, पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन, ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन शेल रिपोर्ट टू दी जिला नाजिम डीएसपी एटसेट्रा। ये मैकेनिज्म है। अगर आप कभी कोई एफआईआर पढ़ें तो उसमें लिखा होता है उर्दू में आजकल कि जी तरसील कर दी एस पर ला के डीएसपी को भी जाती है, तो ये इसकी मॉनिटरिंग होती है। उनका हायर अप्स के पास भी होनी चाहिए ना कि जी उनके इलाके में क्या ऑफेंस हुआ है, तो उनकी एक ये रिपोर्ट मुरतब होती है। फिर मैंने जो आपसे 63 में मजिस्ट्रेट साहब के पास एक पुलिस ने एक कत्ल का मुल्जिम ले आया। अब कत्ल का मुल्जिम ले आया, उसने कहा साहब इसने कत्ल किया, मैंने पकड़ा है, 5 आदमियों ने देखा है। उससे पूछा भाई तुमने कत्ल किया? बोला साहब मैं तो कल ईरान से आया हूँ, कत्ल तो कल हुआ था। मजिस्ट्रेट ने देखा यार ये तो कल है, यहाँ पासपोर्ट है इसका, ये तो एंट्री लगी हुई है इसको। पुलिस वाले भाई क्या है ये, कहाँ से? बोला साहब कत्ल किया, कत्ल इसने थोड़ी किया, ये तो था ही नहीं यहाँ जब आपकी कोई नहीं हुई। ये वो कोजिट एविडेंस है। और इस किस्म की बहुत सारी चीजें होती है कि मजिस्ट्रेट देखता है, एवेल्युएशन करता है कि भाई ये तो चालान पुलिस वाले ने या तो पैसे लेके बना दिया या किसी और वजह से किसी के कहने पे बना दिया, तो वो उसको डिस्चार्ज कर सकता है। अब डिस्चार्ज करने के बाद दोनों अपॉर्चुनिटी है, जिसकी कंप्लेंट है वो कहीं आगे जा सकता है, उसको चैलेंज कर सकता है फिर वही सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन में। लेकिन अब ये देखिए इतना बेहतरीन मैकेनिज्म है कि किसी के साथ ज्यादती नहीं हो रही है। अगर मजिस्ट्रेट ये समझे कि गलत केस है, उसी वक्त छोड़ देगा, कॉग्निजेंस भी नहीं लेगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि चालान आने के बाद कॉग्निजेंस लेगा। 173 की रिपोर्ट से पहले भी छोड़ सकता है, 173 की रिपोर्ट के साथ भी छोड़ सकता है। फिर आ जाते हैं ऑफेंस कमिटेड इन मजिस्ट्रेट प्रेजेंस। मजिस्ट्रेट में हिमसेल्फ अरेस्ट एनी ऑफेंडर और एनीवन एल्स इन एनी ऑफिस इज कमिटेड इन हिज प्रेजेंस। अब क्योंकि मजिस्ट्रेट जो है ना, अब अरेस्ट की जो सुपरवाइजरी ड्यूटी है वो मजिस्ट्रेट के इलाके की। अगर वो ये समझता है कि जी इसने कोई ऐसा कॉग्निजेबल जुर्म किया है कि जिसको अरेस्ट होना चाहिए, तो ऑर्डर पास करेगा कि पुलिस हो गएगा इसको बंद कर दो। फिर आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए वो खुद बनाएगा। बहुत सारे केसेस जैसे मैंने अभी कहा, कोर्ट में झूठ बोल दिया तो 193 में भी वो बंद करके जो पुलिस को कहेगा जाओ भाई इनके खिलाफ केस बनाओ, क्योंकि झूठ बोला कोर्ट में। अच्छा ये अरेस्ट 64 हो गया। 65 है अरेस्ट बाय और इन प्रेजेंस ऑफ द मजिस्ट्रेट, ये हो गया। मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द अरेस्ट ऑफ पर्सन
any time whose arrest he is competent to direct। वही मैंने ऐसा किया ना कि वो किसी वक्त भी कह सकता है किसी को, किसी भी पुलिस ऑफिसर को कि इसको करो, क्योंकि मैं कंपिटेंट हूं और मैं समझता हूं कि इसको अरेस्ट होना चाहिए। फिर ट्रायल आगे चलेगा। पावर ऑन स्केप टू परसू एंड टेक, ये स्केप पर्सन फ्रॉम टेकन इन कस्टडी फ्रॉम एनी प्लेस इन पाकिस्तान, वो भी ये कि जो एब्सकॉन्डर होगा उसको किसी भी प्लेस से आपको पकड़ा जा सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 46, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 46 शैल बी apply to arrest although person make any arrest not acting under the warrant। अब उसमें भी वही है कि अगर वारंट नहीं है तो फिर पुलिस ने इसको पकड़ना है, और वारंट है तो कोर्ट के ऑर्डर पे करना है, ऑर्डर होना जरूरी है। फिर चैप्टर 7 पे आ जाते हैं। 94 में समन टू प्रोसीजर डॉक्यूमेंट और अदर थिंग एनी कोर्ट। अब देखें, कोर्ट के पास गवाही आ गई, चालान आ गया। अब कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो कोर्ट को फॉर द एंड ऑफ जस्टिस कंक्लूड करने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो कोर्ट नोटिस इशू करता है, सम्मन करता है, प्रोसीजर है कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए जाएं, फिर वो डॉक्यूमेंट आते हैं। तो वो ये एक प्रोसीजर है कि सम्मन इशू कर देगा, सम्मन इशू करने के बाद उसको वो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज हो चाहे वो ट्रायल की स्टेज हो। अब कोर्ट ने 63 में अपनी पावर एक्सरसाइज करनी है तो वो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे भी मंगा सकता है कोई डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि पासपोर्ट डीला है तो FIA से रिपोर्ट भी मंगा सकता है कि क्या पता इसके पासपोर्ट पे एंट्री की गलत मोहर लगी हो, तो वो भी एक अपनी सेटिस्फेक्शन, क्योंकि एक मर्डर का केस छोड़ने के लिए उसको भी तो जस्टिफाई करना है ना कि वाकई गलत हुआ है या सही हुआ है, पुलिस गलत कर रही है या आदमी भी तो गलत कर सकता है, जरूरी थोड़ी सारी बातें पुलिस गलत कर रही हो। तो ये चीज भी देखनी है, मजिस्ट्रेट की सुपरवाइजरी ड्यूटी में होती है। क्योंकि हमारे यहां जो है ना सम्मन के इशू करने के प्रोसीजर है, तो सम्मन थ्रू बैलिफ होता है, सम्मन थ्रू कोर्ट मोरर होता है, सम्मन थ्रू इंक्वायरी ऑफिसर होता है। कहीं पे जो दूर दराज के इलाके हैं तो वो लेटर और टेलीग्राम है। तो वो क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है कि जी डॉक्यूमेंट मंगा लिए जाएं अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये लेटर इसलिए ये इन्होंने कहा कि आप जो है ना इसमें लेटर और टेलीग्राम से भी सम्मन, वो डॉक्यूमेंट सम्मन इशू कर सकते हैं, किसी को बुलाना है। उसके बाद ये है कि व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड। अब ये कोर्ट का इख्तियार है CRPC में कि कोर्ट को ये देखना है कि जी पुलिस वाला ऐसे ही आके कह दे कि साहब इस प्लेस पे जाके मुझे जो है ना रेड करना है। कोर्ट क्या है भाई, इसकी रेलेवेंसी क्या है, पहले तो रेलेवेंसी बताओ ना कि भाई इस जगह क्यों जाना है, हाईकोर्ट में क्यों जाना है, हाईकोर्ट में क्या चीज है। तो फिर बताएगा कि जी वो छुप के यहाँ बार रूम में बैठा हुआ है, आप लोगों के दरमियान यहाँ लेक्चर हो रहा है, छुपा हुआ है, हम बाहर निकलेंगे 5 दरवाजे हम कहाँ से पकड़ेंगे, अगर आप हमें परमिशन देते हैं तो हम वहां जाके पकड़ सकते हैं। तो वो कोर्ट ने फिर असर्टेन करना होता है कि जी ये जो एक एप्लीकेशन ये दे रहा है कि जी मुझे इस प्रीमिसेस में या ये डॉक्यूमेंट एक्वायर करना है बैंक से किसी चीज का, तो कोर्ट उसको असर्टेन करता है कि वाकई हम इसको इसकी जरूरत है या नहीं। फिर जो है पावर रिस्ट्रिक्ट वारंट। सर्च वारंट में बी रिस्ट्रिक्टेड टू द स्पेसिफाइड पार्ट और प्लेस। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जी कोर्ट को आपने बताया कि जी मुल्जिम जो है वो हाई कोर्ट में है। अब उसको क्योंकि जब मुल्जिम पकड़ेगा तो एक मुशीरनामा बनाता है, 2 गवाह होते हैं उसके, इंडिपेंडेंट गवाह। अब अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हाई कोर्ट से पकड़े, वो सिटी कोर्ट से पकड़ के ले आया तो वो वायलेशन हो गई ऑर्डर की। तो इसलिए कोर्ट स्पेसिफाई करता है कि जी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आया, इसने ये प्रूफ किया कि ये बंदा यहाँ स्टूडेंट के बीच में बैठा हुआ है, मैंने इनको अलाउ किया कि यहां से करें, वो स्पेसिफाई करेगा। अब अगर ये इसको यहां से ये मिला नहीं, ढूंढता रहा बेचारा, बाहर निकला, ये रास्ते में पकड़ा गया वो मुल्जिम, अब वो वहां पकड़ा गया तो वो वारंट जो है ना उस वारंट पे नहीं आ सकता क्योंकि उसकी वायलेशन होगी। कोर्ट ने स्पेसिफाई किया, कोर्ट ने स्पेसिफाई करना है
ताकि इसीलिए इसको फिर वो मुशीनामा बना के बिठाना है कि जी मैंने यहाँ से पकड़ा था, ये 2 लोगों के सामने पकड़ा था, ये इनके बयानात हैं, ये इनका नाम है। फिर सर्च ऑफ हाउस सस्पेक्टेड टू कंटेन द स्टोलन प्रॉपर्टी फॉर डॉक्यूमेंट। फिर वही बात है कि जी कोई चोरी की गाड़ी जो है वो किसी के घर में खड़ी है, तो बताएगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ ये चोरी की गाड़ी इस घर में खड़ी है, तो आप मुझे जो है ना इसका वारंट दें, वरना मैं क्यों किसी के घर, मजिस्ट्रेट क्यों देगा किसी के घर के वारंट। तो ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की इंक्वायरी के दरमियान, ड्यूरिंग इंक्वायरी, उसको ईमानदारी के साथ एक इन्वेस्टिगेशन करनी है, जिसपे कोर्ट को बताना है कि जी मैंने ये इंक्वायरी करके मैंने प्रोब किया। जब तक प्रोब नहीं होगा कोई केस, मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, क्योंकि मजिस्ट्रेट तो नहीं जा रहा ना वहां पे प्लेस ऑफ अकेरेंस पे। मजिस्ट्रेट प्लेस ऑफ अकेरेंस पे कभी भी नहीं जाता, लेकिन जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल कलेक्ट करता है तो कोर्ट का काम है एग्जामिन करना, तो इसीलिए कोर्ट ये सारी चीजें एग्जामिन करता है। अब उसके बाद डिस्पोजल ऑफ द थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन। कुछ चीजें होती हैं जो कोर्ट वो जब सर्च में आती हैं तो फिर जो है कोर्ट उसको डिस्ट्रॉय करने का, डिस्पोजल करने का ऑर्डर पास करता है, और इसके अंदर एंड पे जाके अगर कोई किसी मुल्जिम से कोई चर्च बरामद होती है तो वो भी डिस्ट्रॉय होती है, क्योंकि किसी और को तो नहीं दे सकते अगर रख दिए। तो ये सारी चीजें उसका प्रोसीजर है। 99A में है पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फॉर फीचर और इश्यूएंस ऑफ द सर्च वारंट फॉर द सेम पर्पज। इसका भी है कि कोई पब्लिकेशन वगैरह हुई है तो उसको उन्होंने रिस्ट्रेन करना है। उसके बाद फिर 99D में आ गया पावर, 99B में अप्लीकेशन टू हाई कोर्ट फॉर सेटासाइड ऑफ ऑर्डर ऑफ फॉरफीचर। कोई चीज फॉरफिट कर दी किसी की, जिसकी, देखिए क्रिमिनल केस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्रिमिनल केस में कोई भी मटेरियल होगा वो कनेक्ट करेगा क्राइम से। जो चीज क्राइम से नहीं कनेक्ट करेगी वो जो है ना सीज हो सकती है, ना उसको कन्फिस्टिकेट किया जाता है। तो अब क्योंकि क्राइम से ताल्लुक नहीं, कत्ल के केस में, अगर कत्ल के केस में आप जो है किताब लेके जाएं, किताब से तो नहीं मारा ना ये, या तो फिर एविडेंस हो कि जी किताब मोटी थी उससे मारा तो मर गया, तो फिर उस किताब को कन्फिस्टिकेट करने का क्या फायदा। तो ये अब अगर कोर्ट मजिस्ट्रेट साहब ने गलती से कर दी, फिर हाई कोर्ट को इख्तियार है कि जी आप जो है ना इसको रिलीज करेंगी, सेटासाइड करें, क्योंकि जब वो ऑर्डर ही सेटासाइड होगा तो खुद ही रिलीज होगी, वरना तो कन्फिस्टिकेट तो उसने कर दी है मजिस्ट्रेट साहब ने। फिर ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट सेटिंग असाइड द फॉरफीचर हो गया। फिर उसके बाद एविडेंस टू प्रूफ नेचर को। अब ये जो है ना नेचर ऑफ ऑफेंस के लिए तो एविडेंस होती है कि जी ये जो इंक्रीमेंटिंग मटेरियल है ना, इंक्रीमेंटिंग मटेरियल का मतलब ये है कि उस क्राइम से कनेक्ट करे, इंक्रीमेट करे, उस क्राइम से कनेक्ट करेगा तो वो जो है ना उससे उसका वो रिलेवेंसी बनेगी। अदरवाइज जो है ना वो उसकी कोई रिलेवेंसी नहीं बनेगी, उसकी एविडेंस की कोई वो वैल्यू नहीं रहेगी, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो टेंडेंसी हो। प्रोसीजर इन हाई कोर्ट, एवरी हाई कोर्ट शेल फ्रेम द प्रोसीजर टू रेगुलेट। ये कल अगर सालिम साहब बैठे हैं, कल वो वही वाली बात हो रही थी कि जी हाई कोर्ट को अपने रूल बने हुए हैं लेकिन अभी पब्लिश नहीं है कि किताब है। ये प्रोसीजर ये एवरी कोर्ट अभी अपने अपने रूल फ्रेम करने। 99G में है जुरिसडिक्शन बार्ड, नो ऑर्डर कोर्ट कोई भी ऑर्डर जो है, देखिए चाहे अभी मैंने कहा कि पुलिस वाले कॉग्निजेबल बाय पुलिस है तो पुलिस वाला अपनी पावर जो एक्सरसाइज करेगा। अगर पावर नहीं, उसको कॉग्निजेबल बाय पुलिस नहीं है, वो अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता। इसी तरह कोर्ट का भी है, कोर्ट को भी अपनी लिमिट में रहने के बाद उसको जो पावर दी गई है लॉ में बाय वर्च्यू ऑफ लॉ, अगर वो अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं करेगा तो इलीगल होगा। तो जुरिसडिक्शन बार ही होगा, सर्च फॉर द पर्सन रॉन्गफुल। अब
अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बल्कि हमारे यहाँ काफ़ी होता है कि किसी का आदमी पकड़ लिया, अब आप गए, सोलह साहब हमारे पास तो है नहीं, आप ऐसा करें कि हमारे यहाँ जुरिस्डिक्शन का ही मामला होता है, तो क्या यार आप ऐसा करें कि क्या पता वहाँ से आ रहा हो तो उस थाने में जाएं। अब वो आदमी 4 थानों में चला गया लेकिन वहीं से कहीं से नहीं आया, फिर ये मजिस्ट्रेट को एक दरख्वास्त दी जाती है, वो मजिस्ट्रेट साहब 100 में जाते हैं, सेक्शन 700 में वहाँ दरख्वास्त होती है, या तो किसी अफसर को डिप्यूट करते हैं कि जाओ जाके थाने को चेक करो, लॉकअप को चेक करो, ये सर्च फॉर पर्सन रॉन्गली कन्फाइंड, ठीक है ना। अब ये CRPC से निकल के ये 22B में, 22A और B में भी आ गया है ये कि जी आप जस्टिस ऑफ पीस के पास भी जा सकते हो और यहाँ पे भी आ सकते हैं, तो ये 100 के ऊपर। अब है डायरेक्शन एटसेट्रा ऑफ सर्च ऑफ वारंट द प्रोविजन। अब क्योंकि सर्च वारंट के लिए कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, कोई कोर्ट को पता चलता है कि जी कोई CRPC की वायलेशन हो रही है, कोई फंडामेंटल राइट पर्सन का, अभी चीज की नहीं बात कर रहा, पर्सन की, अरेस्ट डिटेंशन, यही ह्यूमिलेशन है ना, और राइट फंडामेंटल राइट कुछ और है। लेकिन जब यहां होगी तो फिर जो है ना कोर्ट डायरेक्शन देगी कि भाई आप जाके देखें कि ये इसको क्यों इलीगल कन्फाइंड में लिया है, या क्यों इसके साथ आप जो है ना इसको डिटेन किया हुआ है, या क्या मामला है। ये देखो, पर्सन इंक्लूड पर्सन इन चार्ज ऑफ और क्लोज द प्लेस वेयर सच इन पर्सन। अब कोई भी जगह होगी, ब्रेक ओपन द लॉक भी हो सकता है, विंडो भी तोड़ी जा सकती है, लेकिन कोर्ट उसको सर्च करने की पावर देगा। फिर 103 जो मैं आपसे बता रहा था कि सर्च टू बी मेड इन प्रेजेंस ऑफ द विटनेस। अब कोई भी सर्च, पुलिस वाला कोई भी फर्द बनाएगा उसको सर्च कहते हैं। अरेस्ट का मेमू बनेगा, रिकवरी का मेमू बनेगा, 2 इंडिपेंडेंट विटनेस उसको चाहिए, 103 में ये आ गया। पावर टू इंपाउंड डॉक्यूमेंट एटसेट्रा। अगर कोर्ट ये समझता है कि कोई डॉक्यूमेंट, पीस ऑफ एविडेंस आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो पीस ऑफ एविडेंस तो है मगर ये डॉक्यूमेंट इलीगल है, फैब्रिकेटेड है, अंडर वैल्यू है, तो फिर उसकी एविडेंटिटी वैल्यू नहीं रहती। अगर एक सेल डीड आपकी है घर की, गवर्नमेंट को आपने 50,000 रुपए देने हैं सेल डीड में, अगर आपने 20,000 रुपए दिए हैं और वो कहीं आ गई कोर्ट के पास, तो अंडर वैल्यू तो कोर्ट उसको इंपाउंड करेगा। फिर इंपाउंड करेगा, फिर इसका एक ऑर्डर है, फिर वो पैसे पूरे देगा, पेनल्टी देगा जो रेवेन्यू लॉस हुआ है। इसी तरह और बहुत सारी चीजें कि किसी का असला के बगैर लाइसेंस है, वो असला पकड़ा गया बगैर लाइसेंस का, उसकी भी इंपाउंडिंग है, फिर उसका भी एक प्रोसीजर है, उसकी एक नई FIR का कोर्ट देखेगा कॉग्निजेंस ले सकता है या नहीं ले सकता। तो ये पावर टू इंपाउंड द डॉक्यूमेंट एंड इज अ प्रोसीजर, ये तो डॉक्यूमेंट के ऊपर है, वो उसकी थी। मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च द पर्सन, डायरेक्ट टू सर्च to be made in presence of the place of the search which he is competent to issue a search warrant। मजिस्ट्रेट साहब ने कहीं कहा, पता चला जी अक्सर यहाँ होता है कि साहब कच्ची गली में जो है ना वो जाली दवाएं मिल रही हैं। अब मजिस्ट्रेट साहब खुद जाएंगे वहां पे, अगर मजिस्ट्रेट साहब ने किसी को डिप्यूट कर दिया तो फिर वो वायलेशन हो जाएगी 105 की, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब को खुद जाना है, जिस पे लिख दिया एनी मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च to be made in presence of the place of the search which is competent to issue the search warrant। अब वो मजिस्ट्रेट पहले कहेगा डिस्ट्रिक्ट जज से कि साहब ये, क्योंकि मजिस्ट्रेट जो है ना वो अपने इलाके का इंचार्ज है, जैसे SHO अपने इलाके का इंचार्ज है, तो मजिस्ट्रेट के बाद भी 4-5 थाने होते हैं, वो उसका इंचार्ज होता है, उसका इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट जज होता है। तो ये सर्च का जो है ना, क्योंकि फिर यही बात है कि जी मजिस्ट्रेट का सर्च वारंट है, अब तो जो चीज आएगी अगर वो कहीं से रिकवर हो गई तो कहेंगे जी मजिस्ट्रेट का सर्च वारंट है तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, ये तो सच्ची बात होगी, तो फिर उसका भी जो है ना फिर वो इनजस्टिस हो जाएगा। तो इसलिए इन चीजों को जो है ना बड़ी बारीकी के साथ एग्जामिन करना पड़ता है, और बड़ी बारीकी के साथ लेजिस्लेचर ने इसको इंडक्ट किया लॉ में। अच्छा जी, ये रिवीजन ऑफेंस ऑफ द सिक्योरिटी एंड कीप द, बाकी जो, क्योंकि ये सारे मामला सिक्योरिटी से हैं, चैप्टर की कि सिक्योरिटी कैसे होना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट की, कौन से उसकी, इसको पढ़ देते हैं तो आपको फिर मैं समझाता हूँ।
This section prescribe the condition under which security can be demanded for keeping the peace when a person is convicted under subsection 143, 149 by High Court, Session Court, the High Court, Session Court, or a first class magistrate, or a court time being by passing sentence under order such as may be demanded the security for maximum 3 years of the issuance of the public peace. अब public peace के ऊपर जब किसी को कोर्ट पकड़ता है तो पकड़ के लाते हैं तो कोर्ट कहता है कि भाई आप ये पब्लिक पीस की वायलेशन करते हो तो आप एक अंडरटेकिंग दो, आप सिक्योरिटी हो, दूसरों के लिए भी सिक्योरिटी हो। तो ये इसके लिए ये सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास विद इन द लोकल लिमिट whether informed then and a person is likely to be breach of the law may be demand the security। वही सिक्योरिटी का मामला है कि जी अगर अब किसी को बेल भी दे दे मजिस्ट्रेट तो वो उससे सिक्योरिटी मांगेगा कि जी आपको मैं कैसे बेल दे दूं जब तक आप सिक्योरिटी नहीं देंगे, तो वो सिक्योरिटी हो जाती है तो बेल बाउंड होता है जिसे कहते हैं। तो उसकी बेसिस के बस फिर ये कहता है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम द पर्सन डिसइंटेटमेंट स्टेटस बेटर। अब द मजिस्ट्रेट जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट डिमांड करता है सिक्योरिटी टू सिक्योर द गुड बिहेवियर इन फ्यूचर फ्रॉम 3 क्लास ऑफ द पर्सन। वो बिहेवियर के लिए, क्योंकि पीस मेंटेन करना भी इसी मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है जिसकी जुरिसडिक्शन में 4 थाने हैं, तो फिर वो किसी से सिक्योरिटी भी ले सकता है गुड बिहेवियर की। वो फिर मेरे 112 जो है ये बाकी 112 का भी यही है कि जी ऑर्डर टू बी मेड, मैंने कहा ना 107, 117, 109 ये सीआरपीसी का ये मामला है कि जी आपको जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। तो फिर जो है ना ये आपको ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर देना है प्रोसीजर मजिस्ट्रेट व्हेन ही इज एक्टिंग अंडर सेक्शन 109, 108, 107, 8, 9, 110 से ही शैल मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग इन विच he recorded all his reason and detail for the security of the any required person। तो ये इसकी मजिस्ट्रेट इसको 113 जो है 113 प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट। 113 में यह है कि 112 का ये ऑर्डर पास करेगा कि जी बंदे किसी की भी प्रेजेंस उसकी रिक्वायर्ड है तो उसको कोर्ट में कोई सिक्योरिटी देगा कि अपनी प्रेजेंस करेगा। उसके बाद है सम्मन और वारंट इन द केस ऑफ पर्सन नॉट प्रेजेंट। अगर कोई, अब क्योंकि ये जो 108 से लेकर और 113 तक उसको कोर्ट ने किसी और के सुपुर्द कर दिया कि जी या तो जिसने श्योरिटी दी, जिसने सिक्योरिटी दी कि भाई ये इसको कोर्ट में पेश करेंगे, अगर वो नहीं करेगा तो फिर सम्मन और वारंट इन कोर्ट 114 में करेगा कि भाई आपको सिक्योरिटी दी थी या ये इस श्योरिटी भी आए और मुल्जिम भी आए। तो ये इसलिए है कि उसकी प्रेजेंस को सिक्योर करना है। 114 ये कहते हैं कि जी फॉर रिक्वायरिंग द अटेंडेंस ऑफ अफोरसेड पर्सन द मजिस्ट्रेट शैल इशू सम्मन एंड इफ ही थिंक नेसेसरी टू फॉर मेंटेनेंस ऑफ द पीस ही मे इशू अरेस्ट वारंट। अरेस्ट वारंट भी इशू कर सकते हैं कि उससे पहले वार्न करके छोड़ दिया था कि जी आप ये नहीं करेंगे। उसके बाद है कोर्ट में ऑर्डर 115 है ऑर्डर अंडर सेक्शन 1122 अकम्पनिंग विद समन और वारंट। अब ये समन को इशू करने का इन्होंने तरीका है कि जी समन और वारंट जो है 114 में दोनों एक साथ जाएंगे, ठीक है जी। 112 13 की बात हुई, 14 के साथ है पावर टू डिस्पेंस विद द पर्सन। अब ये मजिस्ट्रेट का इख्तियार है कि वो समझता है कि जी इसने जो सिक्योरिटी दी है अब मैं इसको बार बार क्यों बुलाऊं, इसको डिस्पेंस कर देते हैं, जब इसको जरूरत पड़ेगी आएगा। अगर वो डिस्पेंस करने के बाद नहीं आता तो फिर वो इसको वारंट इशू कर देगा। तो ये एक थोड़ी सी रिलैक्सेशन है इसमें। इंक्वायरी हैज टू ट्रुथ ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब ये चैप्टर 20 में आता है, मजिस्ट्रेट इसकी इंक्वायरी करता है कि जी जो इंफॉर्मेशन आपने दी है वो सही है नहीं है। 118 कहता है ऑर्डर टू गिव द सिक्योरिटी
वो जो सिक्योरिटी, जो ऊपर से सिक्योरिटी जो है 100 हो चले कि कोई श्योरिटी बॉन्ड देगा, कोई पर्सनल गारंटी देगा, कोई लिक्विडेट असेट जमा करा देगा, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जमा करा देगा। तो ये 119 फिर डिस्चार्ज ऑफ पर्सन इन्फॉर्म अगेंस्ट, अगर किसी की जरूरत नहीं होगी तो कोर्ट उसको डिस्चार्ज भी कर सकता है जिसको बाउंड किया हुआ था। फिर वो 121 में भी वही गुड उसका बाउंड भरना है कि जी मैं जो हूँ इस पे जो है ना, मतलब लॉ ओबीडिएंट हूँ और मैं कोई नहीं करूंगा, मैं स्किप नहीं करूंगा, इसका पूरा फॉर्मेट है। ये तो सिर्फ बता दिए, कोर्ट के एक प्रोसीजर मौजूद है। अब जो है 123 में कहता है कि जी अगर आपकी डिफॉल्ट हो गया तो आपको जेल भी भेजा जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर भी जब श्योरिटी का फॉरफीचर करेगा तो कोर्ट के पास इख्तियार है कि मुल्जिम को भी जेल भेजे और श्योरिटी को, सिक्योरिटी को भी फाइन करे। एक 124 में कोर्ट का फिर वही इख्तियार है कि जी सेशन कोर्ट में रिलीज एनी पर्सन फॉर फाइलिंग ऑफ गिफ्ट सिक्योरिटी, जब सिक्योरिटी देगा तो वो उसको छोड़ देंगे। सिक्योरिटी का मतलब यही है कि वो उस टाइम पे जब कोर्ट उसको बुलाएगी वो आएगा। 125 पे क्योंकि पावर है कोर्ट की, 125 126 पे वो डिस्पेंस करेगा। अब पब्लिक न्यूसेंस पे आ जाते हैं, क्योंकि जो सिक्योरिटी वाला मामला है ये 116 126 122 से 126 तक ये इंटायर डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है कि कोर्ट ने सिक्योर करना है कि जी जिसको मैंने रिलीज किया है वो कोर्ट में आएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर उसके पेनल कॉन्सिक्वेंसेस कोर्ट के पास मौजूद है। एक 133 से और 142 143 तक ये सारा मामला पब्लिक न्यूसेंस पे है, क्योंकि पब्लिक न्यूसेंस भी अगर कोई आपको ये भी एक किस्म का हर्ट करता है तो ये पब्लिक न्यूसेंस को मेंटेन करने का मकसद ये है, कोर्ट डायरेक्शन देता है, कोर्ट किसी को बाउंड कर सकता है, इवन के कोर्ट जो है वो जो कमर्शियल व्हीकल है उनको बाउंड कर सकता है कि जी अस्पताल और इसके सामने जो है ना हॉर्न नहीं बजेगा और बहुत सारी चीजें। तो ये सारा चैप्टर जो है ना 126 से ये पब्लिक न्यूसेंस पे है, जिसपे कोर्ट को इख्तियार है कि जी वो उसकी ग्रेविटी देखकर उसको जो है ना कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है, डिटेल ऑर्डर। उसके बाद आ जाते हैं 144 पर, ये है टेम्परेरी ऑर्डर इन अर्जेंट केस ऑफ द न्यूट्रल फॉर द अप्रीहेंडेड एज ए डेंजर। जहां पर कोर्ट के सामने कोई ऐसी चीज आ जाती है कि जी इसको रूटीन से हटके इसकी अर्जेंसी देखनी है, तो फिर कोर्ट जो है ना अपना पावर करके और वो इसको जो है ना टेम्परेरी कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है बगैर सुने, और वो बगैर सुने रिस्ट्रेन कर सकता है। फिर उसके बाद उसको डिसाइड करेगा कि जी वाकई न्यूसेंस के उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा। अब उसके बाद जो मैंने स्टार्ट किया था, अब ये वहां से आ गया कि जी पुलिस के क्या मामले हैं, इन्वेस्टिगेशन क्या है। जो हमने शुरू में आपको बताया था कि जी कोई आएगा पुलिस के पास, तो अब 154 में इंफॉर्मेशन है। अब आ गया आपके 154 में आपको FIR कैन बी ओनली मेड, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। आप थाने चले जाए क्या साहब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मेरी कार चोरी हो गई है, तो पुलिस वाला आपको, लेकिन अगर कहेगा कि जी ये तो न्यूसेंस हो रहा है तो बोलेगा भाई मजिस्ट्रेट साहब के पास चले जाओ। ये इसका डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि जी आपकी कॉग्निजेबल बाय द पुलिस है तो वो पुलिस FIR काटेगा फौरन, और नहीं है तो वो कहेगा जी कॉग्निजेबल नहीं है मुझे बता दे, आप कहीं और चले जाए तो आप जाए। इंफॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस 155 में आ गया। अब अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो इसकी रिपोर्ट लेगा, और अगर चाहे तो मजिस्ट्रेट के पास चले जाए, या मजिस्ट्रेट इसको भेजेगा या ये मजिस्ट्रेट को भेजेगा। मजिस्ट्रेट की डायरेक्शन के बगैर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है
वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता पुलिस ऑफिसर। ये 155 आ गया। 156 जो है इन्वेस्टिगेशन टू कॉग्निजेबल। अब क्या हुआ, 156 जैसे ही एफआईआर कटी और पुलिस के पास आ गया कि ये कॉग्निजेबल बाय द पुलिस है, तो 156 में जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा। वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा और अगर उसको जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसको परमिशन की जरूरत नहीं है, वरना मजिस्ट्रेट से परमिशन लेगा। फिर 157 कहता है कि ऑफेंस इज सस्पेक्टेड, द पुलिस ऑफिसर शैल रिपोर्ट द सेम टू द मजिस्ट्रेट, टेक कॉग्निजेबल ऑफ सच असर। अब कोई ऐसा ऑफेंस हुआ जिसपे पुलिस ऑफिसर समझता है कि ये कॉग्निजेबल बाय द पुलिस है, तो फिर जाएगा मजिस्ट्रेट के पास और कहेगा जी मुझे ये सस्पेक्ट कर रहा हूं, तो कोर्ट उसको एक ऑर्डर पास करके देगा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जी 157 की वो रिपोर्ट कैसे कोर्ट में देगा। 158 इस पे डिफाइन करता है, एवरी रिपोर्ट सेट द मजिस्ट्रेट अंडर सच शेल if the provincial government so direct to submit through such superior officer of the police appointed by the government। अब पुलिस ऑफिसर जो है, जो इस काम के लिए मखसूस है, क्योंकि अब सस्पेक्ट हुआ है, अब सस्पेक्ट होना और कॉग्निजेबल होना, उसकी दोनों की जो है ना, दोनों की एविलेशन करा थोड़ा सा हुआ है, तो इसलिए इसको एक अथराइज ऑफिसर होगा, वो उसको रिपोर्ट देगा, फिर वो कोर्ट उसकी एग्जामिन करेगा। और फिर उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 159 में पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा कि जी वाकई ये केस जो है या तो कॉग्निजेबल बाय कोर्ट है, कॉग्निजेबल बाय पुलिस है, तो फिर वो रिपोर्ट देगा, पीई कहलाती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है। फिर 161 में 160 में अब आ गया 160, जो मैंने पहले कहा था कि जी 160 में कोई भी इंसिडेंट होगा, पुलिस वाला जाएगा वहां, देखेगा, कहेगा कि जी ये मर्डर हुआ था, तो किसने देखा, तो पता चला जी फला साहब थे, उनके सामने हुआ, वो नहीं है, तो फिर उनको नोटिस करेगा कि भाई आपके सामने मर्डर हुआ था, किसने किया था, क्या हुआ था। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस 161 में उसको 160 का नोटिस देगा, तो वो पुलिस वाले के पास आएगा, फिर पुलिस वाले के पास आएगा और पुलिस वाला फिर उसका बयान रिकॉर्ड करेगा, उसके सिग्नेचर लेगा, कोर्ट वर्दी डॉक्यूमेंट बनाएगा। अब उसके बाद पुलिस वाले को बाद में ये पता चला कि जी जिसका मैं बयान ले चुका हूं इसने तो कुछ और भी देखा था, फिर उसके बाद जाएगा, उसको बोला भाई, उसको फिर नोटिस देगा, फिर वो आएगा, भाई आपने तो ये भी देखा था, जी देखा था, तो भूल गए क्या, जी सर वो भूल गया था, या क्या हुआ था, फिर वो उसका दोबारा फर्दर स्टेटमेंट लेगा, वो फर्दर स्टेटमेंट होगा इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट स्टेटमेंट, उस पर उसके सिग्नेचर की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट करेगा ना कहीं से लाके कि जी पुलिस लेकर दोबारा उसका स्टेटमेंट ले, तो कॉर्पोरेशन उसकी होगी। उसके बाद है इंड्यूसमेंट। किसी को जबरदस्ती पुलिस वाला कोई वो है नहीं कि नो पुलिस ऑफिसर शैल मेक और ऑफिसर एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस टू टेक। वो अगर ये कभी ऐसे मामला होते हैं तो फिर वो गवाह जो है ना वो कोर्ट में हॉस्टाइल हो जाता है और बड़े फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस, पुलिस का केस भी खराब हो जाता है। फिर है पावर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ कन्फेशन। अब बहुत सारे मुल्जिमान होते हैं कि उनसे कोई जुर्म सरदर्द हो जाता है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, वो कहते हैं कि ठीक है भाई मुझसे गलती हो गई, तो क्योंकि कोर्ट भी, या फिर कोई और मामला होता है कि जी उसने ऐसी एविडेंस देखी होती है कि जिसको कॉरोबोरेट करने के साथ साथ उसका एक स्टेटमेंट गवाह का भी जरूरी है, तो कन्फेशनल स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने होना चाहिए। अब मजिस्ट्रेट के सामने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, मजिस्ट्रेट ने उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, वो पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन होगा। अब ये पुलिस ऑफिसर के का दायरा इख्तियार है कि अगर वो कोई, उसने कहीं पे, अब एफआईआर कटी हुई है किसी और इलाके में, लेकिन अगर वो उसने जो है ना कन्फेशनल स्टेटमेंट कहीं और कराना है तो वो भी करा सकता है, लेकिन कराना उसको मजिस्ट्रेट से, और मजिस्ट्रेट की एविडेंटरी वैल्यू होती है। तो फिर क्या करेगा वो कहेगा कि जी क्योंकि ये इलाका है, मेरा इलाका, मजिस्ट्रेट दूसरा है, तो मुझे तो आप इधर से
मुझे जाने की दे के ये मैंने इसको अरेस्ट किया है या जो भी किया, मुझे इसको वहाँ ले जाना है, तो ट्रांजिटरी रिमांड दे के वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। फिर वो मजिस्ट्रेट उसका रिकॉर्ड करता है, फिर वो मजिस्ट्रेट को कोर्ट बुला भी सकती है ट्रायल के दौरान। मेडिकल एग्जामिनेशन, ये आपको अभी पहले भी बताया था कि क्योंकि कॉर्पोरेशन के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन, अब ये नया इसमें डीएनए टेस्ट भी इंसर्ट कर दिया 164B में। 164A में तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया। फिर ये सर्च बाय द पुलिस ऑफिसर 165 में है कि पुलिस ऑफिसर सर्च कर सकता है एसएचओ किसी भी प्लेस को विदाउट अनड्यू डिले। ठीक है, वेयर द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। ये 165, 166 वो सारा जो है सर्च से रिलेटेड है। उसके बाद आते हैं 167 पे, प्रोसीजर व्हेन द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। अब ये जो है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ये था कि जी आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है 24 आवर्स में। 24 आवर्स में केस की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकती। तो मैंने पहले भी कहा था कि जी 14 दिन 15 दिन का जो है ना चालान पेश करने के लिए इख्तियार है। तो 167 की जो रिपोर्ट है वो जो है वो कोर्ट जो है ना 15 दिन में रिमांड देकर वो 167 में रिमांड देगा, पीस मील में उसको बुलाएगा, जैसे मैंने कहा था, ताकि वो एग्जामिन करे कि कोई माल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। फिर वो उसकी इंक्वायरी 24 घंटे में नहीं होगी, 15 दिन में वो कंप्लीट करके फिर मजिस्ट्रेट को भेजेगा। फिर ये आ गया रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द सबऑर्डिनेट पुलिस 168 में कि वो अपनी रिपोर्ट जो है वो मुरतब करेगा। फिर अब क्या हुआ कि इन्वेस्टिगेशन आपकी 167 में 15 दिन में कंप्लीट हो गई। अब वो लेके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है ना वो पुलिस ऑफिसर वो प्रिपेयर करेगा। अब वो एसएचओ के सामने आईओ चला जाएगा और कहेगा कि जी क्योंकि मैंने सारी एविडेंस कर ली, मुझे तो ये मुल्जिम जो है ना इसमें इन्वॉल्व नजर नहीं आता। तो अभी कोर्ट को भी इख्तियार है, कोर्ट का एक अलग इख्तियार है। 63 में इख्तियार कोर्ट के पास था, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास भी इख्तियार है कि 169 में उसको छोड़ दे कि जी देयर इज नो एविडेंस, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द कोर्ट होता है। लेकिन अभी तो वो छोड़ सकता है क्योंकि उसने कहा कि जी मैंने तो सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली, ये जो मर्डर हुआ था ये तो इसने किया ही नहीं था, अब उसको क्यों अननेसेसरी जो है ना वापस इसमें रखे। अब फिर 170 में आ जाता है कि जी अब उसने 173 की रिपोर्ट जो है ना कोर्ट में दे दी। 170 की रिपोर्ट के जी मैंने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली और ये सफिशिएंट एविडेंस है, ये अक्यूज को इसमें कनेक्ट करती है। अब जो है मजिस्ट्रेट साहब ने फिर सारी एक्सरसाइज करनी है कि कब अरेस्ट हुआ, कैसे अरेस्ट हुआ, कितनी दफा रिमांड पे आया, क्या एविडेंस हुई। अब उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब के पास भी इख्तियार है, या तो मजिस्ट्रेट साहब इसको अब 63 भी छोड़ दे, मजिस्ट्रेट साहब कहेंगे कि जी ये केस झूठा है, ये केस नो एविडेंस का है, या इसमें मुल्जिम अभी पकड़े नहीं जा रहे, तो इसको मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने से मना कर सकते हैं। कॉग्निजेंस लेने से मना करेंगे, फिर वो आप हाई कोर्ट तो जा सकते हैं सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन में, लेकिन कोर्ट के पास इख्तियार है कि कहे कि जी एक्सरसाइज इन फुटाइल है कि अगर मैं इनको चालान करता हूं, क्योंकि अब पहले पुलिस ने चार्जशीट जमा कराई, अब कोर्ट ने चालान करना है, उसको कॉग्निजेंस लेना है, तो कोर्ट ने चार्ज फ्रेम करना है। कोर्ट कहेगा कि जी मेरे पास तो कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि मैं इसको चार्ज भी करूं और उसको सजा भी ना दे सकूं, तो फिर क्या फायदा, किसी को बिहाइंड द बार रखूं या किसी को ह्यूमिलिएट करूं बेल देने के बावजूद भी। तो ये कोर्ट ने एग्जामिन करना है फिर मजिस्ट्रेट साहब ने। अब वो जो कंप्लेनेंट होगा, जो प्रोसिक्यूशन विटनेस होगा, वो पुलिस के साथ नहीं आएगा, क्योंकि पुलिस के साथ आएगा तो फिर ड्यूरेस भी है, फियर भी है, तो इसलिए जो है उसको फिर जो है ना ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए कि जी पुलिस वाले के साथ आएगा तो फिर
फिर 172 है डायरी ऑफ प्रोसीडिंग। तो 172 का जो मामला है, जब एक रिमांड लेके पुलिस वाला आएगा, अब ये जज साहब का इख्तियार है कि भाई आप 14 दिन का इसका रिमांड मांग रहे हो, ये 2 दिन से आपके पास था, आपने क्या किया? तो पूरी कोर्ट की डायरी देगा कि जी मैंने इसको यहाँ पकड़ा था, इस वक्त मैंने इसको अरेस्ट किया, इस वक्त मैं प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे लेके गया, इस वक्त जो है फला को मैं आइडेंटिफाई कराने लेके गया, इस वक्त मैं इसको यहाँ लेके गया, और अब मुझे ये करना है। अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होगा तो वो फर्दर रिमांड देगा, वरना मैंने कहा कि पीस बिल में रिमांड मना भी कर सकता है कि भाई आपको जरूरत नहीं, इसको जेल भेज दो। तो ये मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है कि डेली डायरी जो है ना इन्वेस्टिगेशन की, वो वैसे भी पड़ेगा। फिर ये जो 173 पुलिस की रिपोर्ट है, पुलिस की रिपोर्ट का एक प्रोसीजर है कि कोर्ट ने वही देखना है कि जी इसने कितने गवाह इसमें साइट किए हैं, इसमें क्या मटेरियल है, उसके बाद जो है ना इसको वो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेगा। ये भी मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है, लेकिन मजिस्ट्रेट ने ये देखना है कि जी इन्होंने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन की, और ये जो चालान है, ये चालान जो है इससे मैं कॉग्निजेंस लूंगा तो ये लॉ की सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, विटनेसेस के नाम है नहीं है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है। फिर ये जो सुसाइड का केस की इसकी रिपोर्ट का एक प्रोसीजर इन्होंने बता दिया, तो उसका एक वही ऑलमोस्ट तो वही है, लेकिन थोड़ी सी उसकी इन्वेस्टिगेशन थोड़ी डिफरेंट होती है। इंजरी ऑफ द बर्न्स की, और ये 174 में भी, क्योंकि उसकी भी अगर कोई किसी को जला के मार दिया जाए या तेजाब फेंक दिया जाए तो वो इंजरी ऑफ बर्न्स होती है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक मैकेनिज्म है, तो अब वो इससे हट जाएगा। तो 174 में उसने जाके सारी रिपोर्टें लेनी है, मेडिकल कराना है, और वो सारी चीजें उसकी एग्जामिन करने के बाद उसको कॉर्पोरेट करा के उसको वो देना है। फिर 175 में पावर ऑफ समवन है कि अगर किसी कोई आ नहीं रहा पुलिस वाले के पास तो फिर 174 का भी नोटिस दे सकता है। 160 के बाद फिर वो कोर्ट से परमिशन भी लेता है कि भाई ये इंक्वायरी, क्योंकि इंक्वायरी में पार्टिसिपेट करना हर सिटीजन की जिम्मेदारी है, वरना पुलिस के पास या किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के पास ऐसा कोई चीजें नहीं है जब तक आप उसके साथ कोऑपरेट नहीं करें। अगर आपने कोई चीज देखी है तो आप उसको जाके पुलिस वाले के साथ कोऑपरेट करें। मर्डर केस में भी क्योंकि 176 में जो है वो उसको मजिस्ट्रेट को इख्तियार है। अब आ जाते हैं, अब पुलिस से हट गया मामला, कॉग्निजेबल बाय द पुलिस से हट गया। अब आपकी कोई कंप्लेंट है, अब आपकी जब कोई कंप्लेंट है तो फिर आप क्या करेंगे, एक कंप्लेंट लॉन्च करेंगे मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट साहब कहेंगे कि ठीक है मैं आपकी कंप्लेंट को एग्जामिन कर रहा हूं और प्रमा फशाए मुझे लगता है कि जी आपकी कंप्लेंट बनती है टू सम एक्सटेंट। अब मुझे आप एक काम ये करें कि कोई और गवाह भी ले आए ताकि जो है ना पता चले कि वाकई को कॉर्पोरेट करेगा। वो 202 में जो है ना फिर वो उसको वो दूसरी गवाह भी ले लेता है, या फिर उसकी मर्जी है कि वो किसी पुलिस ऑफिसर को भेज दे। अब जब पुलिस ऑफिसर को वो कंप्लेंट वहां से रिपोर्ट आ गई कि जी वाकई कंप्लेंट बनती है, प्रमा फशाए केस बनती है, फिर वो इंक्वायरी करके फिर वो सम्मन इशू कर देगा। वो सम्मन इशू करेगा और सम्मन इशू करने के बाद वो 203 में कंप्लेंट अगर फिर भी नहीं बनती है तो भी वो उसको डिसमिस कर सकता है। और फिर अगर 203 के बाद उसकी कंप्लेंट बनती है तो 204 में वो लोगों को प्रोसेस इशू करेगा। फिर उसके बाद 205 में फिर वही आ जाता है कि जी प्रोसेस इशू कर दिए। अब ये मजिस्ट्रेट का इख्तियार है कि किसी को डिस्पेंस विद कर दे अटेंडेंस के लिए, क्योंकि आपको पता है क्रिमिनल केस में अक्यूज की प्रेजेंस जरूरी है। इसकी 2 वजूहत है। एक वजह यह है कि कहा जाता है कि जी फेयर ट्रायल जब होगा कि जी अगर आप अक्यूज के सामने बयान रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो उसकी एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। आप 353 सीआरपीसी में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि गवाही मुल्जिम के सामने होनी चाहिए। अब ये क्योंकि इसमें मुल्जिम है, लेकिन कोर्ट को ये इख्तियार है कि कोर्ट जो है वो डिस्पेंस कर सकता है किस फॉर द टाइम बिंग, तो 205 में इसको डिस्पेंस कर देता है। अब आ जाते हैं, कोर्ट ने या तो किसी को
ये मैंने पहले आपको बताया कि जी या तो किसी को कन्विक्ट करेगा या अक्यूट करेगा। उसके बाद जब ये आ जाएगा, जब अक्यूट करे या कन्विक्ट करे, तो जो एग्रीव्ड होगा, चाहे वो कन्विक्शन से एग्रीव्ड हो चाहे वो अक्यूटल से एग्रीव्ड हो, तो वो फिर अपीलेट फोरम पे चला जाएगा, जिसके लिए 404 से जो है आपका ये है कि अनलेस अदरवाइज द प्रोवाइड नो अपील लाइज शैल बी फाइल्ड इन अकॉर्डेंस विद दी। अब ये ऐसा है कि कुछ कानून ऐसे हैं जिसमें अपील प्रोवाइड नहीं की जाती है। कहीं पे क्या होता है कि जी अक्यूटल के खिलाफ तो अपील दे देती है, कन्विक्शन के खिलाफ नहीं दी जाती, कभी कन्विक्शन के खिलाफ दी जाती है तो अक्यूटल के खिलाफ नहीं दी जाती। तो वो फिर 435 439 जो है सीआरपीसी का है, वो उस पर सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन है कोर्ट की, वो फिर उसकी प्रोवाइटी और इंसेंटिव को देखकर उसको एग्जामिन करता है। फिर आ जाते हैं 405 में। अब कुछ केसेस में गलत प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है, फिर वो जो मालिक होता है उससे कहता है, वो यही कहता है कि साहब इसका क्या ताल्लुक है, इससे तो कोई केस से ताल्लुक नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी डी अटैच करें। वो नहीं होती तो 405 में उसकी अपील आ जाती है। वो फिर दूसरा वो पीस वाला मामला है, न्यूसेंस वाला, वो 406 में आ जाता है। फिर 400 अपील ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द रिजेक्शन ऑफ श्योरिटी। अब अगर कोर्ट ने कोई श्योरिटी जमा की ऑर्डर किया और श्योरिटी की रिजेक्शन है तो फिर वो 406 में चली जाती है, अपील आ जाती है। अपील फ्रॉम द सेंटेंस 408 में जो अपील होती है, अगर कोई सेशन कोर्ट का इख्तियार है 4 साल से कम की सजा है तो वो 408 में चली जाती है। उसके बाद 409 में अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन। 409 में अपील कोर्ट कैसे अपील को हट करता है, फिर अपील फ्रॉम द सेंटेंस ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन। अगर क्योंकि पहले मजिस्ट्रेट की अपील थी, सेशन पे आई, सेशन ने कैसे सुननी है। फिर 410 में हाई कोर्ट में अपील होती है कि 410 में हाई कोर्ट में अपील होती है। 411 में जो है सेंटेंस ऑफ हाई कोर्ट की जो 411 में अपील है वो उसके अगेंस्ट में 410 के अगेंस्ट में भी 411 में जाते हैं, इसको इंट्रा कोर्ट अपील कहते हैं। वो कभी रेयर केसेस में लोग फाइल करते हैं। फिर नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन अक्यूज प्लीडेड गिल्टी। अब एक अक्यूज आया, उससे कहा कि ठीक है मैंने जुर्म किया है, वो कोर्ट ने उसको प्लीड गिल्टी कर लिया तो उसकी कोई अपील नहीं है। छोटे केसेस में जहां पे फाइन कम हो वहां पर भी अपील का प्रोविजन मौजूद नहीं है। वो कहते हैं कि जी ये छोटा सा जुर्म था, अगर आपने इसको कर लिया। फिर जो है समरी कन्विक्शन के ऊपर भी जो है ना वो अपील प्रोवाइड नहीं है। और समरी कन्विक्शन है, छोटा सा फाइन है 2000 रुपए, 2000 रुपए के लिए तो अपील फाइल करने में उसको कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए जो है इसको छोड़ा हुआ है कि जी कोर्ट का भी टाइम ज़ाया हो, लोगों का भी टाइम ज़ाया हो। पेमेंट ऑफ डिफॉल्ट के ऊपर भी, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में बताया था कि एक पनिशमेंट होती है, इम्प्रिजमेंट की, एक फाइन की होती है। अब वो अगर फाइन पे नहीं करेगा तो उसके ऊपर भी उसके आगे फिर आ गया अपील इन केस ऑफ अक्यूटल। अब जैसे कि मेरी कंप्लेंट थी और मेरे सामने मर्डर हुआ और बंदा फिर भी छोड़ दिया अक्यूज, तो फिर वो मुझे इख्तियार है 417 में मैं उसकी अपील फाइल करूं। फिर जो है ये आपकी अपील की एडमिशन का प्रोसीजर है। अब उसके बाद कहते हैं पिटीशन फॉर अपील। एवरी अपील शैल बी मेड इन फॉर्म ऑफ द पिटीशन। वो जैसे उनका एक प्रोसीजर है, ये प्रोसीजरल है कि जी आपको विद इन टाइम जमा करनी है, जजमेंट की कॉपी लगानी है, ये एक प्रोसीजरल है। फिर प्रोसीजर व्हेन द अपीलेंट, अब अगर कोई मुल्ज़िम जेल में है तो वकील कैसे करे। अब उसके बाद 2 रास्ते हैं, या तो वो जेल सुप्रिटेंडेंट के थ्रू जेल अपील भेज दे, वो एंटरटेन होगी, या फिर वो वकालतनामा जेल से भिजवाए, वकील साहब जाए। तो ये इसलिए फिर नोटिस ऑफ अपील है, क्योंकि हमारे यहाँ कानून है कि जी बगैर नोटिस के किसी के खिलाफ कोई ऑर्डर पास नहीं हो सकता। जो भी अपील करेगा तो उसका नोटिस देना है। फिर जो है सेंटेंस हो गई,
अब सेंटेंस हो गई, जज साहब ने नहीं देखा, पुलिस ने भी ज्यादती की मुल्जिम के साथ, जज साहब ने भी नहीं देखा, जज साहब ने भी उसको सजा दे दी। अब वो सजा दे दी, वो पहले भी या तो बेल पे था या जेल में था, लेकिन अब वो फर्दर अगर उसको टिल डेथ दे दी तो उसकी जब एग्जीक्यूट होगी तो जब तक तो वो जेल में, या अगर उसको टिल डेथ नहीं दिए 10 साल 14 साल दिए तो फिर कोर्ट जो है ना, हाई कोर्ट को इख्तियार है कि 426 में वो फिर एग्जामिन करेगा कि ये सेंटेंस गलत है तो सेंटेंस को डिस्पेंस विद करेगा टिल द डिसीजन ऑफ द अपील टिल डिसीजन ऑफ द अपील। क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो छूट जाए बाद में, यह भी हो सकता है कि जी दोनों पुलिस ने भी और मजिस्ट्रेट साहब ने या नीचे वाली कोर्ट ने उसको सजा बिल्कुल सही दी, लेकिन अब वो इस पे ये देखा जाता है कि जी इतने साल ये वैसे जेल में रहा और इसकी कोई प्रमा फेसाई केस बन नहीं रहा, तो इसको फर्दर टाइम भी इसको सस्पेंड कर दें। वो ये बेल नहीं होती है, ये सस्पेंड हो जाती है कन्विक्शन। उसके बाद है जनाब तो फिर उसके बाद वही है कि कन्विक्शन, ये 418 से लेकर ये 427 28 ये सारे मामला वो अपीलों से रिलेटेड हैं, इस पे के जो है सही है ना। फिर आ जाते हैं बेल पे 496 में। 496 जो है 496 में जो है एक अफेंस दो जगह डिफाइन है, या तो बेलेबल अफेंस, जैसे वो कॉग्निजेबल बाय नॉन कॉग्निजेबल है, ये बेलेबल और नॉन बेलेबल। अगर बेलेबल अफेंस हैं तो फिर जो है उसमें जो है ना पुलिस ऑफिसर भी छोड़ सकता है, मजिस्ट्रेट भी छोड़ सकता है। और अगर बेलेबल नहीं है तो फिर आपको 497 में आना पड़ेगा। 497 में कोर्ट ने दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो कोर्ट ये देखता है कि जी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या है, अगर 10 साल से कम है तो कोर्ट बेल ग्रांट करता है, प्रोबेटरी क्लास है। उसके बाद जो है अगर कोई वुमेन है, उसका सकलिंग चाइल्ड है तो भी करता है, अंडर एज है तो भी करता है। उसके बाद अब नया प्रोविजन पहले बीच में खत्म कर दिया था, फिर ले आए कि जी अगर किसी केस में किसी केस में डेथ पेनल्टी है तो फिर 2 साल अगर आपका ट्रायल नहीं चला तो आपको बेल मिल जाएगी, स्टैट्यूटरी राइट है। और अगर इससे कम है 14 साल, अगर डेथ के अलावा है तो 1 साल के बाद आपको बेल मिल जाएगी। ये 497 में थोड़ा सा। फिर 498 ये है कि जी आपको पता चल गया कि जी आपके खिलाफ एक गलत FIR कट गई है, तो ये सबसे बेल का जो सबसे एक है कि क्योंकि अगर कोई पुलिस पकड़ के लाए किसी को और वो वॉलंटरी कोर्ट में आके खुद कहता है कि साहब मेरे पास ये मेरे खिलाफ ये FIR कटी है, ये एलिगेशन मेरे खिलाफ गलत है, पुलिस ने मालाफाइड ली की है या कंप्लेनेंट ने कोई बेईमानी की है, मालाफाइड की है, फिर कोर्ट उसकी एग्जामिन करता है। पहले उसको इंटरिम बेल देता है, फिर उसके बाद नोटिस करता है जिसने फाइल की होती है, फिर वो सारा मटेरियल देखता है कि वाकई अगर ये इसके साथ ज्यादती हुई है तो फिर इसको बेल कंफर्म कर दे, वरना फिर उसकी बेल रिजेक्ट करके फिर वही 497 में दोबारा फाइल करेगा वो। 498 ये इसका एक प्रोसीजर है 498 में कि अगर आपका जो है ना FIR में नाम नहीं है और जो है आप परमिशन लेना चाहते हैं कोर्ट से या आपकी कोई और मतलब प्री अरेस्ट बेल लेना चाहते हैं तो फिर आपको इधर आना है। और 499 जो है वो बेल वही बेल बॉन्ड है। 500 में डिस्चार्ज फ्रॉम द कस्टडी है। पावर ऑफ द अरेस्ट ऑफ द सफिशिएंट बेड व्हेन द फर्स्ट टेकन इन सफिशिएंट। फ्रॉड का ये 501 का जो ये बेसिकली जो है ना, अब ये जो है ना इतनी उसकी वो रेलिवेंसी रही नहीं है। इसका मसला ये है कि अब इसमें ये कहते हैं कि अगर कोई पावर और ऑर्डर सफिशिएंट वेट व्हेन दैट फर्स्ट टेकन इज इनसफिशिएंट, तो ये कोड जो है ना इसमें CRPC में ये है कि अगर कोर्ट ये समझता है कि किस कोई सिक्योरिटी से वो हो और किसी को सिक्योर कर दिया जाए तो फिर वो उसको रेक्टिफाई भी कर सकता है।
और डिस्चार्ज ऑफ द सिक्योरिटीज, वो ये जो सिक्योरिटी रखेगा वो डिस्चार्ज कर देगा। ये जो है आपकी पूरे ये जो आपके सिलेबस के हिसाब से ये यही है ना आपका सिलेबस, ये यहाँ से इसको